Hi everyone, welcome back again. The most awaited part is here. Yes, I am talking about the Unit 4 Programming for Problem Solving, one short playlist, one short जो आपको चाहिए था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस विद माई सेल्फ दिस साइड राशि डागा एंड मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के सारे वन शॉट्स. वी हैव कवर्ड वन शॉट ऑफ फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट एंड आई नो मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे, आप लोग को काफी ज्यादा अच्छे लगे एंड आप लोग बोल रहे थे दीदी नेक्स्ट पार्ट कब आएगा, यूनिट 4 बेसिकली हमारा कब आएगा. तो द फाइनली द मोस्ट अवेटेड पार्ट इज हियर. आज हम अपने यूनिट 4 की पूरी वन शॉट के बारे में बात कर रहे होंगे, यहाँ पे वन शॉट देख रहे होंगे. जो भी हमारे इस चैप्टर के इस यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्या, जो भी हमारा सिलेबस है वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर एंड जितना हो सकेगा हम उसके उतने डेप्थ में जाएंगे. एंड यस ऑफ कोर्स जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होंगी आई विल डिस्कस इट विद यू गाइस हियर. तो आराम से अब अपने फोन वगैरह साइड रख दो, फुल फोकस करो अपने, ठीक है. अगर आप जिस भी डिवाइस पे देख रहे हो, इफ यू आर लाइक आप फोन पे देख रहे हो, लैपटॉप पे, पीसी, जिस पे भी देख रहे हो, आप उधर फुल कॉन्सेंट्रेट करके बैठो एंड अपने साथ एक पेन एंड एक नोटबुक लेके बैठो, जिसकी अगर आपको थोड़ा रफली रफली लिखना हो आप लिख लो अपने उसके लिए. एंड बाद में आपको ये मिलनी ही है आपको पूरी पीडीएफ, तो इतना इशू ही दिया. तो यस, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी यूनिट 4 एंड स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. सो द फर्स्ट टॉपिक जो है हमारे यूनिट 4 का वो है फंक्शंस क्या होते हैं. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज्यादा, ये समझ लो इजिएस्ट टॉपिक है. यहाँ से आपको सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगे. तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि एग्जैक्टली फंक्शंस क्या होते हैं. दीदी देखो, जो हमारे फंक्शन होते हैं सी में, अब मैं फिर से यही बोलूंगी कि जरूरी नहीं ये सिर्फ सी में ही हो, आपके फंक्शंस और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं. मतलब आपका फंक्शन का सेम रहेगा, जो डिफरेंस आता है वो आपके सिंटेक्स में आता है बस. सिंटेक्स आपका इधर उधर आगे पीछे हो सकता है बट जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो आपका सेम रहेगा. तो जो फंक्शन है सी में इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स के सेट होते हैं, यानी कि कुछ लाइंस ऑफ आपकी कोड्स लिखी होती है, आपके सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं. दैट व्हेन कॉल परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, जब हमें कोई स्पेसिफिक टास्क करना हो. अब ये जो आपका स्पेसिफिक टास्क है ये वेरी कर सकता है, ये आपका छोटा भी टास्क हो सकता है तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सम परफॉर्म करना बहुत ईजी है और यहीं पे अगर मेरे को एक कोड जनरेट करना है फॉर दी स्टूडेंट ट्रैकिंग प्रोसेस के लिए, स्टूडेंट ट्रैकिंग प्रोसेस के लिए, तो आप ये देख रहे होगे ये जो है हमारा बहुत डिफिकल्ट वाला है, राइट. एंड ये जो है हमारा क्या है, इजी वन वाला है. तो मैं ये कहना चाह रही हूँ फंक्शंस क्या होते हैं. फंक्शंस आपके कुछ लाइंस ऑफ कोड है या कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो आपके कब परफॉर्म होते हैं, जब हमें कोई स्पेसिफिक टास्क करना हो. अब वो जो आपके स्पेसिफिक टास्क है, जरूरी नहीं है वो टास्क आपका इजी ही हो और जरूरी नहीं है वो आपका टास्क डिफिकल्ट ही हो. आपका इजी भी हो सकता है, डिफिकल्ट भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है. बट अगर आपको कोई काम परफॉर्म करना है, कोई टास्क करना है, तो हम फंक्शंस की कॉल करते हैं. अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, दीदी हम फंक्शंस को क्यों कॉल कर रहे हैं. आप हमें समझ में आ गया कि फंक्शंस क्या होते हैं. फंक्शंस में कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या कुछ लाइंस ऑफ कोड होती हैं जब हम कॉल करते हैं, जब हमें कुछ टास्क परफॉर्म करना होता है, कुछ काम करना होता है. बट हम ये क्यों करते हैं. इट इज ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सी प्रोग्राम. बहुत बेसिक बिल्डिंग है, मैंने बोला ना बहुत इजीएस्ट टॉपिक है सी प्रोग्राम का. क्यों, ये हमें प्रोवाइड करता है मॉड्यूलैरिटी इन कोड की रीयूजेबिलिटी. मतलब समझो बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, कुछ जो होते हैं ना कीवर्ड्स टाइप बोल सकते हो, तो दिस इज द कीवर्ड हियर. मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, अगर आपने भी देखा होगा, हमने इफ एल्स वाली कंडीशन पढ़ी. मैं चाहती हूँ कि दो नंबर है मेरे पास ए और बी, मुझे इनका सम करवाना है. मैं डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स पे चाहती हूँ. मैंने एक बार ए को बोल दिया 2, बी को बोल दिया 2, एक बार मैंने ए को 2 तो बी को 5. तो आई वांट डिफरेंट इनपुट्स पे डिफरेंट आउटपुट्स. आप क्या करोगे, आपने 2 2 के लिए एक बार कोड लिख दिया, फिर आप 2 5 के लिए एक और बार लिखोगे ऐसी कोड. मैं जितने नंबर ऑफ इनपुट्स दूंगी आप उतने नंबर ऑफ कोड्स लिखते जाओगे. ये तो आपका कोड बहुत ज्यादा लेंथी, बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएगा और इसमें एरर्स आने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे. एंड एक अच्छे प्रोग्रामर, एक अच्छे कोडर की पहचान क्या होती है कि जितना छोटा कोड होगा उतना ज्यादा अच्छा है. इसी को हम बोलते हैं कोड रीयूजेबिलिटी मॉड्यूलैरिटी. आप छोटा सा कोड लिख रहे हो, उस कोड को बार बार यूज कर रहे हो, तो आप उसको रीयूजेबिलिटी कर रहे हो. मॉड्यूलैरिटी मतलब आपने कोड को इतना ऑप्टिमाइज बना दिया है कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ जा सकता है. अब अगर मैं इन्हें क्या कहूँ, इसी की जगह मैं तो मल्टीपल इनपुट्स दूंगी और मुझे मल्टीपल आउटपुट चाहिए भी. मैं क्या करूँ, मैं एक फंक्शंस बनाऊं, कुछ लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स बना दी जिसमें मैंने ए और बी क्या कर रहे हैं, सम परफॉर्म कर रहे हैं. अब जब मुझे अपने ये टास्क करवाना होगा, जब मुझे दो नंबर की सम करवाने होंगे, मैं बार बार सिर्फ इसको कॉल कर दूं, इससे क्या हो रहा है,
एक तो मेरी कोड की लाइंस बच रही है, मेरा कोड छोटा हो रहा है, मेरे कोड में मैं रीयूजेबिलिटी यूज कर रही हूँ, कोड हमारा मॉड्यूलर भी हो रहा है। समझ में आ गया? तो आपका फंक्शंस क्या है, कुछ लाइंस ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट है, आप जब कॉल करते हो जब आपको कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना हो। और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके कोड को रीयूजेबल और कोड को मॉड्युलैरिटी देता है। हमें कोई एक काम को बार बार करवाना है, तो हम बार बार वो चीज ना लिख के हम एक फंक्शंस में लिख देते हैं। फंक्शन क्या, हम एक लाइंस ऑफ स्टेटमेंट्स में उसको बंद कर देते हैं। वो बंद कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। हम उसमें बंद कर देते हैं जिसको हम फंक्शंस बोलते हैं, और फिर हम उसको बार बार कॉल कर देते हैं जब हमें जरूरत पड़ती है। तो इससे क्या, हमारी लाइंस ऑफ कोड कम हो जाती है और हम कोड को रीयूजेबल कर रहे हैं। तो ये होते हैं हमारे फंक्शंस। और फंक्शंस क्यों जरूरी है? द प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट ऑफ अ फंक्शन इंक्लोज विद द ब्रेसेस। अगर आपने इस अंदर ब्रेसेस के अंदर कुछ लाइंस ऑफ स्टेटमेंट्स लिख दी तो वो आपका क्या हो गया? वो आपका हो गया फंक्शन। बट आप बोलोगे दीदी ऐसे तो हम अपने कोड में बहुत सारी चीजें लाइन ऑफ ब्रेसेस में लिखते हैं, तो क्या वो हर चीज फंक्शन है? जी नहीं। उसके आगे भी आपका कुछ सिंटेक्स होता है जो बताता है कि अच्छा मेरी फंक्शन की स्टार्टिंग हो गई है। वो अभी हम देखेंगे। बस मैंने छोटा सा आपको बताया, आप अपने फंक्शन के जो स्टेटमेंट्स हैं वो किसके अंदर रखते हो? ब्रेसेस के अंदर रखते हो। हैविंग सर्टेन मीनिंग्स एंड परफॉर्मिंग सर्टेन ऑपरेशंस। वो स्टेटमेंट कुछ ना कुछ मीनिंग कन्वे कर रहे होंगे या कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। हो सकता है इजी टास्क हो सकता है डिफिकल्ट टास्क भी हो। देर आल्सो कॉल्ड सब रूटीन्स प्रोसीजर्स इन अदर लैंग्वेज। हम इसको क्या बोलते हैं? हम जो ये फंक्शन बोल रहे हैं, कुछ लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं अपने सब रूटीन्स प्रोसीजर्स। कुछ कुछ लैंग्वेज में बोला जाता है, नेम है। तो एक बार को याद रखना, अगर कभी पेपर में आ जाए, कभी आपसे कोई इंटरव्यू वाला पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन क्या होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, विच इज एडवांटेज ऑफ फंक्शंस। हालांकि मैंने आपको एडवांटेज बता दिए बीच में 3-4, बट स्टिल हम पढ़ लेते हैं कि हमारे एडवांटेज क्या है फंक्शंस के। By using functions, we can avoid rewriting same logic code again and again in a program functions. मैंने बोला ना, हम एक बार अगर functions के यूज कर लेंगे तो जो चीज मुझे बार बार लिखनी पड़ रही है कोड, हम उसको अवॉइड कर देते हैं। यही एडवांटेज। We can call C functions any number of a times in a program and from any place in a program. मैंने बोला कि मैंने अपना फंक्शन डिफाइन कर दिया, तो मैं अपने फंक्शन को कितनी भी बार प्रोग्राम में कॉल कर सकती हूँ। कॉल मतलब क्या, मैं अपने प्रोग्राम को यूज करवा सकती हूँ। जो मैंने फंक्शन में लिखा है वो चाहे कहीं भी यूज करवाना हो। अब इसकी भी कुछ कंडीशंस होती है जो हम पढ़ेंगे कि आप अपने फंक्शन को पहले तो डिक्लेयर कैसे करोगे, फिर उसको बुलाओगे कैसे, और फिर आप उधर उसको किधर किधर एक्सेस कर सकते हो, वो वाली चीज है, वो अभी हम पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आप इतने याद रखो कि अगर आपने एक बार फंक्शन बना दिया तो आप उसको कहीं से भी कॉल कर सकते हो, कितनी भी बार उसको कॉल कर सकते हो अपने प्रोग्राम में, कोड में। We can track a large C program easily when it is divided into multiple functions. जब हम, मैंने बताया ना, बहुत अभी तो हम बहुत सिंपल से कोडिंग देख रहे हैं, बट जब हम बड़े बड़े उसमें काम कर रहे होते, तो हम कोडिंग कर रहे होते, हमारे लिए बहुत आसान पड़ जाता है। जब भी हमें कुछ देखना हो कि ये फंक्शनैलिटी क्या है, तो हम तुरंत उस फंक्शन पे रीच आउट कर लेते हैं। तो हम फंक्शन की बहुत ज्यादा अच्छी यूजेस है। रीयूजेबिलिटी इज अ मेन अचीवमेंट ऑफ सी फंक्शन। मैंने बोला ना, रीयूजेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपने कोड को बार बार यूज कर पा रहे हैं, तो क्या हमारा कोड रीयूजेबिलिटी वाला हो रहा है। तो आई होप आपको फंक्शंस क्या होते हैं समझ में आ गए होंगे, एडवांटेजेस क्या है फंक्शंस के वो भी समझ में आ गए होंगे। एंड मेक श्योर आप हमें प्लीज यूट्यूब पे ज्वाइन कर ले, व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक पे भी, टेलीग्राम पे, हर जगह ज्वाइन कर ले, जिससे जो भी आपको आ रही होगी ना, तुरंत नोटिफिकेशन पॉप एंड आप तुरंत पढ़ने बैठ जाए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट ये भी एक एडवांटेज है, फंक्शन कॉलिंग ऑलवेज ओवरहेड इन सी प्रोग्राम। जब आपको फंक्शन को बुलाना है तो आप अपने सी प्रोग्राम के कहाँ बुलाएंगे? ओवरहेड, मतलब हेड जो है उसके ऊपर बुलाएंगे। कहाँ, वो अभी हम देखेंगे। अब हम देखेंगे फंक्शन के एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, हमारे फंक्शन के एस्पेक्ट्स की कौन कौन सी मेन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो देर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ अ सी फंक्शन बेसिकली। पहला है हमारा फंक्शन की डिक्लेरेशन। मैंने बोला ना, फंक्शन को हम पहले डिक्लेयर कैसे करेंगे, ये भी तो चीज जब भी हम उसको यूज कर पाएंगे, बट हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम अपने फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करने वाले हैं। A function must be declared globally in a C compiler about the function name, function parameters and return type। 3 इंपॉर्टेंट चीज है प्रोग्राम टू टेल कि आपका फंक्शन कैसा है। देखो, पहले तो ग्लोबली का मतलब ये होता है आप अपने फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करो जहां से वो कोई भी उसको एक्सेस कर पाए, ओवरऑल जितनी भी पूरी चीज है उसमें कोई एक्सेस कर पाए। अब देखो, बेसिक चीज है, आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ठीक है, अब आपका यहां से ये स्टार्ट हुआ।
अब आपने अगर इधर फंक्शन एक्सेस करा है तो जब ये प्रोग्राम एंड होगा आप उस बीच में कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हो, विच इज कॉल्ड ग्लोबली। हम इसी को बोलते हैं ग्लोबली। ग्लोबली मतलब आप अपने फंक्शन को ऐसे डिक्लेयर करो कि जब आपका फंक्शन, आपका कोड शुरू हुआ है और जब कोड आपका एंड हो रहा है, तो अगर उस बीच में मैं कहीं भी एक्सेस करना चाहूँ आपका फंक्शन, तो मैं इजीली उसको एक्सेस कर पाऊँ। ये होता है फंक्शन को डिक्लेयर करने का पहला रूल। अब जब आप फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हो तो आपको बेसिक चीज का क्या ध्यान रखना है कि तीन चीजें होनी चाहिए उसमें। पहले तो फंक्शन का नेम, ठीक है, फिर होना चाहिए आपकी फंक्शन के पैरामीटर्स, अभी मैं एक एक करके बताऊंगी भी, एंड लास्ट में होना चाहिए आपका रिटर्न टाइप। आगे हम इन शॉर्ट अभी देखेंगे भी, बट मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देती हूँ। फंक्शन का नेम, आपका फंक्शन का नेम क्या है? फंक्शन का नेम बेसिकली जैसे हम वेरिएबल का नेम रखते हैं वैसे ही रखना है। अगर मैं बोलूँ वेरिएबल का नेम मतलब लॉजिक, अगर मेरा टास्क एडिशन वाला हो रहा है तो मैं फंक्शन का नेम लिखूंगी ऐड। अगर मेरा मल्टीप्लाई वाला तो मल्टीप्लाई लिखूंगी। अगर मैं कुछ क्यू कर रही हूँ तो क्यू लिखूंगी, मतलब जो मैं काम कर रही हूँ टास्क वो लिखूंगी फंक्शन का नेम वैलिड, जिससे अगर सामने वाला कोई और पढ़ने वाला हो तो उसको समझ में आ जाए कि अच्छा ये काम चल रहा है। फंक्शन के पैरामीटर्स मतलब मैं उसमें कौन कौन से वेरिएबल्स ले रही हूँ, कितने ए ले रही हूँ, बी ले रही हूँ, जितने भी ले रही हूँ वो यहाँ पे डिक्लेयर। रिटर्न टाइप, जो आपका फंक्शन आपने लिखा है क्या रिटर्न कर रहा है, क्या वो इंटीजर रिटर्न कर रहा है, क्या वो कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है। अगर कुछ नहीं रिटर्न कर रहा तो वॉइड, अगर कुछ रिटर्न कर रहा है तो आपको इंट रिटर्न कर रहा है, वो आपको बताना है। तो अगर आपने ये तीन चीजें कर दी तो आपका फंक्शन सबसे पहले तो डिक्लेयर हो जाएगा। अब उसके बाद फंक्शन को कैसे आपने ये तीन चीजें एक बार में कर दोगे, फिर आप अपने फंक्शन के अंदर ब्रेसेस के अंदर आप कोड लिख सकते हो। तो ये आपका पूरा क्या बन गया, ये आपका बन गया फंक्शन, ठीक है। बट हाँ, फंक्शन मैंने बताया कैसे डिक्लेयर करना है, जैसे ही आपका कोड शुरू हुआ और जब तक आपका कोड एंड नहीं हो जाता ऐसे डिक्लेयर करना है कि उस पूरे कोड में आपका फंक्शन को ग्लोबली एक्सेस कर लिया जाए। और ग्लोबली का मैंने मतलब भी बता दिया, पूरे कोड में कहीं से भी एक्सेस, ठीक है। एंड एक्सेस करने के लिए तीन पैरामीटर्स चाहिए, वो भी मैंने बता दी कि फंक्शन का नेम होना चाहिए, फंक्शन के पैरामीटर्स होने चाहिए, उनका रिटर्न टाइप भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है फंक्शन कॉल। अब आपने फंक्शन डिक्लेयर तो कर लिया, अब हम उसको कॉल कैसे करेंगे? फंक्शंस कैन बी कॉल फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। हम फंक्शंस को कहीं भी कॉल कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि जब हमने उसको ग्लोबली डाला है तो ग्लोबली का मतलब क्या होता है, कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, यानी कि हम कहीं भी उसको कॉल कर सकते हैं। कॉल का मतलब ये नहीं है फोन वाला कॉल, कॉल का मतलब ये है कि आपने एक बार तो ये बना के रख दिया, अब जब आपको अपना इनपुट आपके पास है, अब जब आपको रिजल्ट चाहिए वो वाला, तो आप उसको उठा के तुरंत उधर रख दो जिससे आपका आंसर आ जाए, ये होता है कॉल, ठीक है। द पैरामीटर लिस्ट मस्ट नॉट डिफाइन फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो पैरामीटर लिस्ट है, जो फंक्शन के पैरामीटर्स हैं, ये डिफरेंट नहीं होने चाहिए। पता चले जब आपने फंक्शन डिक्लेयर करा था जब तो आपने ए बी करे थे, बट जब आपने कॉल करा तो आप उधर क्या कर रही हो, सी और डी कर रही हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए, वरना एरर आ जाएगा, रन ही नहीं होगा। We must pass the same number of function as it is declared in the function declaration। मैंने बताया ना, जो exactly चीज आपने function declaration में करी है सेम आपको कॉल में करनी है। डोंट वरी, अभी हम देखेंगे कैसे कॉल करते हैं फंक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट आता है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है? इट कंटेन्स द एक्चुअल स्टेटमेंट विच आर टू बी एग्जीक्यूटेड। आपके अंदर जो आपने फंक्शन, ये जो है ना आपकी क्या फंक्शन डेफिनेशन, ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट कंटेन करता है जो आपके एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू विच द कंट्रोल कम्स व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये जब आता है जब आपके फंक्शन को कॉल किया जाता है। अब आपने एक बार तो फंक्शन बना के रख दिया, जब तो उसका काम नहीं, जब आपके फंक्शन को कॉल किया गया, पर्टिकुलर इनपुट है बट अब आपको वो परफॉर्म करवाना है, तो आपने अपने फंक्शन को कॉल किया। कॉल करने के बाद जो अंदर के स्टेटमेंट्स हैं, जब उनका कंट्रोल आता है, जब वो एग्जीक्यूट होते हैं। Here we must notice that only one value can be written from the function। और of course अगर आपने एक बार फंक्शन को कॉल किया तो आपकी ये मत समझो अनगिनत वैल्यू आ जाएगी, नहीं, एक बार में सिर्फ रिटर्न करती है वन वैल्यू, एक ही वैल्यू रिटर्न होगी। ऐसा नहीं मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न हो जाएगी, नहीं, सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न होगी। तो ये थे हमारे फंक्शन के एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट है फंक्शन को डिक्लेयर करना। देखेंगे कि एग्जैक्टली अभी तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर से दे दिया, बट अब हम और डिटेल में देखेंगे कि फंक्शन को हम और डिटेल में कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। इन अ फंक्शन डिक्लेरेशन वी मस्ट प्रोवाइड द फंक्शन नेम, जो मैंने बताया, उसका रिटर्न टाइप एंड फंक्शन पैरामीटर्स। तीन चीजें हमें पता है ये देनी है। अब इन तीन चीजों को कैसे यूज करना है वो अब हम देखेंगे। एंड मेक श्योर गाइस कि आप प्लीज सिविल मंत्रा ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, जिससे आपको सारे सब्जेक्ट्स की एक्सेस हो पाए। जो प्लेलिस्ट आपकी यूट्यूब पे अधूरी है हमारी, वहां पे आपको सारे मिल जाएंगे। तो मेक श्योर आप अपने सिविल मंत्रा का ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। बढ़ते हैं आगे।
बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहूंगी, विच इज यूनिक सीरीज। जी हाँ, जो मैं अभी बात कर रही थी कि प्लीज आप लोग जाएं, सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाएं और जाके सिविल मंत्रा का ऐप डाउनलोड करें। वो ऐप बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, जिससे मुझे भी थोड़ी और अच्छे से मोटिवेशन मिले। एंड आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे कि इस ऐप के फीचर्स क्या क्या है। देखो, सबसे पहले आपको कंसेप्चुअल वीडियोस मिलेंगी, मतलब जो वीडियो हमने यूट्यूब पे नहीं डाली पूरी, ये वीडियो आपको यहाँ पे सारी मिल जाएंगी डिटेल में। वो भी लेटेस्ट सिलेबस के बेस्ड होंगे, जो आपके ET2 का लेटेस्ट सिलेबस है कि कौन कौन से किस किस चीज के बारे में आपकी ज्यादा डिस्कशंस होने चाहिए, वो सब चीजें यहाँ पे होंगी। एंड हाँ, सबसे मजेदार बात क्या है, सारे सब्जेक्ट एक जगह होंगे। अगर मैं बात करूं कि आपका जो सिविल इंजीनियरिंग है वो आपकी एक जगह होगी, आपकी जो CS के हैं वो सारे एक जगह होंगे, आपके इलेक्ट्रिकल वाले होंगे, तो सारे जो आपके जो सब्जेक्ट्स है वो एक जगह होने वाले हैं। एंड आप ना ऑफलाइन वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन वीडियो डाउनलोड नहीं करना चाहते, ऑनलाइन नहीं देखना चाहते उस समय, आप बाद में ऑफलाइन भी देख सकते हैं। एंड हाँ, एट लास्ट PDF और वीडियोस को एक्सेस भी कर सकते हो हमारी वेबसाइट से। एंड मेक श्योर आप प्लीज वेबसाइट्स को भी विजिट करना, विच इज ऑफकोर्स आप HTTPS डालोगे, उसके बाद uniqueseries.in वेबसाइट है। एंड मेक श्योर कि आप वो देखें और प्लीज डाउनलोड कीजिए, जिससे आप और भी अच्छे अच्छे जो भी हमारी वीडियोस आने वाली हैं आप उसको अच्छे से समझ पाए, देख पाए। बढ़ते हैं आगे, विच इज मैंने बताया था कि जब हम अपने फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो उसमें हमें फंक्शन का नेम चाहिए, रिटर्न टाइप चाहिए, नंबर एंड द टाइप ऑफ पैरामीटर्स चाहिए। अभी हम सिंटेक्स भी देख ही रहे, आ ही गया। A function declaration tells the compiler that there is a function with the given name defined somewhere else in the program. फंक्शन का डिक्लेरेशन हमारे कंपाइलर को ये बताता है कि इस टाइप का कुछ तो फंक्शन है इस नेम का, जो कि कहीं और डिफाइन है प्रोग्राम में। अब मैं कहीं और क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमारा जो फंक्शन होता है हम उसको ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं। तो आप अगर अपने कोड में उसको कहीं भी बुलाएंगे तो तुरंत उधर एक्सेस हो जाएगा। अब ध्यान से देखो सिंटेक्स क्या है। सबसे पहले आप रिटर्न टाइप बताओगे। रिटर्न टाइप मतलब आप अपना जो फंक्शन लिखने जा रहे हो, क्या वो फंक्शन इंटीजर का है, क्या वो फंक्शन कैरेक्टर है, क्या वो फंक्शन फ्लोट है, जो भी है आप उधर रिटर्न टाइप लिखोगे। मैंने लिखा इंट है, इंटीजर्स के बारे में फंक्शन है, तो मैंने यहाँ इंट लिख दिया। अगर यहाँ पे मुझे पता ही नहीं होता कि मेरा इंटीजर है कैरेक्टर है, तो मैं क्या लिखती उधर, वॉइड लिखती। वॉइड मतलब खाली, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। बट मुझे पता है जब मैं यहाँ पे इंटीजर का लिख रही हूँ तो इंटीजर रिटर्न करेगा। अब उसके बाद नेम ऑफ द फंक्शन, मैंने बताया ना जो आपका टास्क परफॉर्म कर रहा है वो। पैरामीटर टू वही, अगर आप ना इंट A है, इंट B, जो आपके काइंड ऑफ आप वेरिएबल्स डिफाइन करते थे वही सब आपके यहाँ पे होंगे। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सिंटेक्स है फंक्शन का। ध्यान से समझ लो, बिल्कुल टफ नहीं है, बस 3 चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहले तो आपको रिटर्न टाइप बताना है कि आपका रिटर्न क्या कर रहा होगा, कि इंटीजर रिटर्न कर रहा होगा, कैरेक्टर्स रिटर्न कर रहा होगा। अगर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा तो वॉइड मतलब खाली। देन आपको अपने फंक्शन का नेम देना, प्रॉपर एक नेम होना चाहिए, वो नेम आपके टास्क पे डिपेंड करेगा। एंड एट लास्ट आपको जो देना है विच इज पैरामीटर्स। पैरामीटर्स कुछ नहीं है, वही इंटीजर A B जो भी आपके वेरिएबल्स है वो। इन तीन चीजों को जब आप एक साथ लिख दोगे तो आपका फंक्शन डिक्लेयर हो गया। फिर उसके बाद आप अपने कर्ली ब्रेसेस के बाद जो लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स लिखोगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एग्जैक्ट कोड हो जाएगा। अब जब आप इसको कॉल करोगे तो तुरंत वो डिक्लेयर हो जाएगा उधर। द पैरामीटर नेम इज नॉट मैंडेटरी वाइल डिक्लेयरिंग फंक्शन। ऐसे जरूरी नहीं आपको ये वाले पैरामीटर्स नेम बताने ही बताने जब आप फंक्शन डिक्लेयर करो, बाद में बता सकते हो। वी कैन ऑल्सो डिक्लेयर द फंक्शन विदाउट यूजिंग द नेम ऑफ द डेटा वेरिएबल्स। हम अपने जो फंक्शन है उसको जब भी डिक्लेयर कर सकते हैं अगर हम अपने जो डेटा वेरिएबल्स हैं, जैसे हम पैरामीटर क्या लिख देते हैं, मोस्टली बच्चे लिख देते हैं सिर्फ A और B, ये भी ओके है, ऐसे भी आपका काम कर जाएगा। अगर आप कुछ नहीं लिख रहे हो तो भी काम कर जाएगा। और अगर आप लिख रहे हो इंट A और इंट B तो भी आपका काम कर जाएगा। मतलब इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके तीनों तरीके से काम कर जाएंगे। अगर आप सिर्फ नेम लिख रहे हो तो भी काम कर जाएगा, कुछ नहीं लिख रहे हो तो भी काम कर जाएगा, और अगर आप डेटा टाइप भी बता रहे हो तो भी काम कर जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा ना इसको रफ कर देती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा समझाने के लिए भी स्पेस चाहिए होगा। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप अपने नोटबुक पेन के साथ लेके बैठे हैं तो लिखते जा रही होंगी चीजें, इसलिए मैंने बोला था कि आप प्लीज नोटबुक पेन के साथ लेके बैठना। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। अब देख रहे हो इन्होंने इंट लिखा, अब इन्हें पता है रिटर्न टाइप क्या इनका इंटीजर। सम इन्होंने फंक्शन का नेम दिया, यानी कि अब हमें समझ में आ गया कि अच्छा यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है, सम होने वाला है। इन्होंने देख रहे हो फिर इंट A और B भी बताया, इन्होंने डेटा टाइप भी बताया, ये भी ठीक है। बट इन्होंने लास्ट बाद में इन्होंने वेरिएबल्स भी नहीं बताया, ये भी ठीक है।
क्योंकि ये दोनों ही ठीक है, एरर नहीं आएगा शो, ठीक है। नोट, अ फंक्शन इन सी मस्ट ऑलवेज बी डिक्लेयर ग्लोबली बिफोर कॉलिंग। मैं बोल रही हूँ ग्लोबली मतलब ऐसे एक्सेस करवाना जिससे हर कोई इसको एक्सेस कर सके, वो वाली चीज है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन की डिक्लेरेशन खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे, विच इज अ फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है? द फंक्शन डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ एक्चुअल स्टेटमेंट विच आर एग्जीक्यूटेड व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। जो फंक्शन डेफिनेशन होती है उसके जो मैंने बताया ना ब्रेसेस के अंदर, ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, फंक्शन डेफिनेशन है, ठीक है। यहाँ पे आपके कुछ एक्चुअल स्टेटमेंट्स होते हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं जब आपका फंक्शन कॉल किया जाता है। A C function is generally defined and declared in a single step because the function definition always start with the function declaration. So we do not need to declare it explicitly. जो आपका फंक्शन है वो जब भी डिफाइन होते हैं, डिक्लेयर होता है, हमेशा हम उसको एक ही स्टेप में करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका फंक्शन की डेफिनेशन है वो हमेशा फंक्शन की डिक्लेरेशन से ही शुरू होती है, तो हमें उसको बार बार डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपका जैसे सिंटेक्स है और ये आप देख रहे हो एक ही लाइन में कर रहे हो। क्यों? जब आपकी फंक्शन की डेफिनेशन शुरू होगी ना तो वो यहीं से शुरू होती है, तो आप उसको बार बार डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। द बिलो एग्जाम्पल सर्व्स एज बोथ अ फंक्शन डेफिनेशन डिक्लेरेशन। बट अगर अभी तक ना आपको ये समझ नहीं आया कि दीदी आप ये क्या बोल रही हो, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या बोल रही हो, फंक्शन डेफिनेशन क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो डोंट वरी, अभी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, चीज आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं, और पैन का कलर भी चेंज कर लेते हैं। रिटर्न टाइप वही फंक्शन का नेम, पैरामीटर टाइप या पैरामीटर का नेम वही पैरामीटर टाइप, मतलब मैं रिटर्न टाइप की बात करूं, एंड देन पैरामीटर टाइप पैरामीटर नेम। और हाँ मेक श्योर ऐसा जरूरी नहीं सिर्फ आपके दो ही पैरामीटर्स आ सकते हैं, आपके अनलिमिटेड पैरामीटर्स आ सकते हैं, ठीक है। देन ब्रेसेस, यहाँ पे बॉडी होगी, फिर ये। अब देखो फंक्शन की डेफिनेशन, इंट हेडिंग वॉइड। अब इंट क्या हमारे रिटर्न टाइप जो आप देख रहे हो, हेडिंग क्या हमारी फंक्शन की नेम जो आप देख रहे हो, वॉइड क्या है पैरामीटर से, समझ में आ रहा है। अब वॉइड यहाँ लिख दिया मतलब कुछ भी पैरामीटर इन्हें पास नहीं करा है, ओके। अब यहाँ पे हमारा सेमीकोलन शुरू हो गया, यानी कि हमारी मेन बॉडी यहाँ पे शुरू हो गई, जैसे आप देख भी रहे हो। स्टेटमेंट्स लिखा एंड एट लास्ट हमने रिटर्न कर दिया 0। ये तो आपको पता है रिटर्न 0 करता है, तो ये फंक्शन डेफिनेशन हो गई। अब फंक्शन की डेफिनेशन यहीं से शुरू हो गई यहीं तक, तो हमें इसलिए बार बार उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही वो चीज हमारी शुरू हो जाती है। अभी तक आपने देख लिया कि हमारे फंक्शन क्या होते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन, राइट। और अभी तक हमने फंक्शन की डिक्लेरेशन देख ली और हमने फंक्शन का डेफिनेशन देख लिया, राइट। अब आपने जब डिक्लेयर करना सीख लिया, फंक्शन की डेफिनेशन देख ली, अब हम देखेंगे फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। मतलब जब मैंने कोई इनपुट दे दिया, ठीक है, अब मुझे उसका आउटपुट निकलवाना, मुझे पता है मैंने जो कोड लिखा है वो मैंने फंक्शन में लिख दिया, तो उस फंक्शन को मैं उधर कैसे कॉल करूं जिससे जब कंपाइलर स्टेप बाय स्टेप करेगा तो तुरंत उस चीज को देख के वो मेरा आंसर दे दे। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मेरा कोड शुरू है, यहाँ मेरा फंक्शन लिखा हुआ है, मेन मेरा यहाँ फंक्शन आ गया, मैंने अपने यहाँ पे कुछ इनपुट्स दिए और मैंने यहाँ पे मुझे फंक्शन को कॉल करना है। कैसे उसको मैं फंक्शन को कॉल करूँ जिससे जैसे मेरा कंपाइलर जब नीचे आएगा ये देखेगा अच्छा ये वाला फंक्शन, तो वो तुरंत उधर चला जाए, जैसे ही वो परफॉर्म करे फिर मेरा आंसर दे दे। ये चीज क्या होती है, इस प्रोसेस को ही तो हम बोलते हैं फंक्शन को कॉल करना। तो अब हम देखेंगे कि उसका सिंटेक्स कैसे होता है कि आप फंक्शन को कॉल कर पाओ। A function call is a statement that instructs the compiler to execute the function। जो आपका function call जो statement होता है वो compiler को ये बताता है कि आपको अपना function को execute करना है। We use the function name and parameters in the function call। हम अपने function call में क्या use करते हैं, function का जो name होता है वो और function के जो parameters होते हैं वो। अब इतना मैंने आपको जब भी बोला था, अभी जो मैंने बताया था, जो आपका फंक्शन कॉल होता है, जो आपने फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम पे जो आपने फंक्शन का नेम रखा था एंड जो आपके फंक्शन के पैरामीटर्स थे वो दोनों क्या सेम होने चाहिए जब आप फंक्शन को कॉल करो, अदरवाइज क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। इन द बिलो एग्जांपल द फर्स्ट सम फंक्शन इज कॉल्ड एंड 10:30 आवर पास। देखते हैं हम एक एग्जांपल। टू द सम फंक्शन आफ्टर द फंक्शन कॉल सम ऑफ ए एंड बी इज रिटर्न इन कंट्रोल इज आल्सो रिटर्न बैक टू द मेन फंक्शन। अब देखो ध्यान से, अब मैं आपको एक कोड दिखा रही हूँ, अब हम उस कोड को समझेंगे और देखेंगे कि एग्जैक्टली हमारे फंक्शन कॉल कैसे काम कर रहे हैं। ये तो हेडर फाइल है, ये हमारी क्या सिंबलाइज करी कि आपका जो है सी यहाँ से प्रोग्राम शुरू हो गया। अब हमने फंक्शन बनाया इंट, रिटर्न टाइप बताया, सम फंक्शन नेम, पैरामीटर्स दिए और यहाँ पे हमने बोल दिया रिटर्न कर देना a+b। तो ये आपका फंक्शन डेफिनेशन हो गई, फंक्शन को आपने डिक्लेयर कर दिया। अब आपके यहाँ मेन फंक्शन शुरू हुआ,
आपने लिखा इंट ऐड एक फीचर बनाई जिसमें आपने फंक्शन के, जब भी आप अपने फंक्शन को कॉल करोगी तो सिंटेक्स होता है फंक्शन का जो भी नेम होगा वो, और जो फंक्शन के पैरामीटर्स होंगे बस वो आपको लिखने की जरूरत है और आपका फंक्शन कॉल हो जाता है। अगर आप देख भी रहे होंगे, देखो हमने सिर्फ सम लिखा क्योंकि हमारा सम फंक्शन का नेम था, सम लिखा, फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स जो हमें इनपुट देने थे हमने लिखे 10 और 30। जब भी हमारा कंपाइलर इस लाइन पे आएगा तो वो देखेगा अच्छा सम, तो तुरंत वो इधर वाले पे चल जाएगा। इसी को मैं बोल रही हूँ फंक्शन कॉलिंग। समझ में आ रही है? और फिर हमारा आंसर था प्रिंट हो जाएगा। कुछ भी टफ नहीं है। जब भी आप अपने कोड में फंक्शन को कॉल करना चाहे तो मेक श्योर आप पहले, सबसे पहले फंक्शन का नेम लिखेंगे देन पैरामीटर, जिससे जब कंपाइल हो रहेगा तो वो तुरंत उधर रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको वर्किंग भी फंक्शन की समझ में आ गई होगी कि कॉलिंग कैसे होती है, हम फंक्शन में कैसे कॉल करते हैं, वो चीज समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे। नोट, फंक्शन कॉल इज नेसेसरी टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल टू द फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन कॉल बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको जो प्रोग्राम का कंट्रोल है फंक्शन की डेफिनेशन पे लाना है। इफ नॉट, अगर आप ऐसा नहीं करते तो फंक्शन स्टेटमेंट्स कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे। ये जो मैं बोल रही हूँ फंक्शन स्टेटमेंट से कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा अगर आपने फंक्शन को कभी कॉल ही नहीं किया होगा। ठीक है, जब आप फंक्शन को कॉल ही नहीं करोगे तो अंदर का मामला ही नहीं आ पाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच इज अ फंक्शन रिटर्न टाइप। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो ना तो प्लीज आराम से पूछ लेना। ठीक है, अगर आप थक वगैरह गए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। बट हाँ, अगर कोई भी डाउट हो तो मेक श्योर आप कमेंट्स में पूछ लें मुझसे। जो फंक्शन का रिटर्न टाइप टेल्स व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू इज रिटर्न आफ्टर ऑल द फंक्शंस एग्जीक्यूटेड। जो हमारा फंक्शन का रिटर्न टाइप है वो बताता है आपकी जो पूरा आपने जो फंक्शन लिखा है उसमें आपकी किस टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी। टाइप की वैल्यू मतलब इंटीजर टाइप की होगी, कैरेक्टर टाइप की, या कुछ भी टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, वो हमारा रिटर्न टाइप बताते हैं। देखो लिखा भी है व्हेन वी डोंट वांट टू रिटर्न अ वैल्यू, जब हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी वी कैन यूज द वॉइड डेटा टाइप, जो मैंने आपको बताया। जैसे एग्जांपल दिया है इंट यानी कि इंटीजर रिटर्न करना है, फंक्शन पैरामीटर। तो अब फंक्शन विल रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप इंट दे रखा है। अगर यही वॉइड होता तो समझ में आ जाता कि हमारे फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। इंटीजर वैल्यू आफ्टर रनिंग स्टेटमेंट इनसाइड द फंक्शन। आई होप आपको ना फंक्शन का रिटर्न टाइप भी समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, विच इज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। अब आप मुझसे एक क्वेश्चन बोलोगे दीदी जो आपने फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स बता रही हो और जो आपने हमें फंक्शन के पैरामीटर्स बताए थे, दोनों तो सेम ही चीज है, डिफरेंस क्या है? और मैं अभी भी बोल रही हूँ दोनों सेम ही चीज है, कुछ डिफरेंस नहीं। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे अब आपको उसमें डिफरेंस नजर आने लगेगा और मुझसे आप बोलोगे दीदी डिफरेंस तो है, आप हमसे झूठ बोल रही थी। बट अभी के लिए आप मान सकते हैं कि दोनों सेम है, बट दोनों सेम नहीं होती हैं। ठीक है, मैं अभी भी बोल रही हूँ। तो अब हम समझते हैं कि फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स को हम फंक्शन पैरामीटर्स भी बोलते हैं, जो कि मैं बोल रही हूँ कि अभी के लिए आप समझ के चलो कि सेम है, बट आगे चल के आपको पता चलेगी कि दोनों चीज सेम नहीं होती। तो फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स आर द डेटा दैट इज पास टू द फंक्शन। एक ऐसा डेटा होता है जब अपने फंक्शन को पास कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल, ये आपका रिटर्न टाइप फंक्शन का नेम एंड ये आपके क्या है फंक्शन के पैरामीटर्स बोल लो, या फिर आप फंक्शन के क्या बोल लोगे आर्ग्यूमेंट्स बोल लोगे। ठीक है, तो ये आपके वो है जहाँ पे आपका डेटा टाइप और वेरिएबल के नेम बताए गए हैं। अब कंडीशंस क्या होती है रिटर्न टाइप्स और आर्गुमेंट्स की? कुछ कंडीशंस होती है जो हमें फॉलो करनी होती है। सबसे पहली, इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंक्शंस कैन बी कॉल्ड आइदर विद और विदाउट आर्गुमेंट्स इन माइट रिटर्न वैल्यूज। अगर आप फंक्शन को कभी भी आप आर्ग्यूमेंट्स के बिना भी कॉल कर सकते हो और वो वैल्यू रिटर्न करेंगे। बाई चांस मैंने नहीं लिखे आर्गुमेंट तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, वो जब भी रिटर्न करेगा ही करेगा। और अगर मैंने यहाँ कुछ लिखा होगा जब तो वो रिटर्न करेगा ही करेगा। बट बाई चांस अगर मैंने तो कुछ नहीं लिखा तब भी वैल्यू मेरी रिटर्न होनी ही होनी है। दे मे और माइट नॉट रिटर्न वैल्यूज टू दी कॉलिंग फंक्शंस। वो ऐसा हो सकता है कि वो फंक्शंस की कॉलिंग वैल्यू रिटर्न ना करे बट करनी है। फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट, जब कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे तो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स विद रिटर्न वैल्यू, बट जब होंगे आर्ग्यूमेंट जब आपको वैल्यू रिटर्न करनी भी पड़ेगी। अब यहाँ आर्ग्यूमेंट्स के ये मतलब है अगर आपका डेटा टाइप भी वॉइड दे दिया ना तो आप कुछ भी रिटर्न नहीं करोगे, बट अगर आपका डेटा टाइप इंटीजर दे दिया तो आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा। ये डिफरेंस है आर्ग्यूमेंट्स में। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स ये नहीं है कि आपके कुछ भी इंटीजर कैरेक्टर है तो आप कुछ वैल्यू ही रिटर्न नहीं करोगे। नहीं, अगर आपका फंक्शन वॉइड है तो आप वैल्यू क्या ही रिटर्न कर लोगे, बट अगर प्रॉपर एक फंक्शन है तब आप वैल्यू रिटर्न करेंगे। फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू, फंक्शन अगर आर्ग्यूमेंट है तो जरूरी नहीं है कि वैल्यू हमेशा ही रिटर्न हो। ठीक है, ये वाला केस हमारा वॉइड वाला आ रहा है।
फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स विद रिटर्न वैल्यू, ये तो आपका नॉर्मल इंटीजर कैरेक्टर वाला आ गया कि अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट्स हैं तो भी आपको वैल्यू रिटर्न करनी ही पड़ेगी। तो ये कुछ हमारी कंडीशंस थी जो हमारे रिटर्न टाइप्स और आर्ग्यूमेंट्स की होती हैं। तो मेक श्योर आप ये चीजें याद रखें, बहुत नॉर्मल सी हैं तो याद तो रहनी चाहिए। बट अगर देखो मैं यहाँ तक आ गए हम लोग, अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आराम से आप पूछ लो, इजी गोइंग, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे कि हमारा जो हाउ डज सी फंक्शन वर्क, अभी तक हमने पूरा तो देख लिया, अब हम उसको तोड़ तोड़ के देखेंगे कि एग्जैक्टली हमारा सी का जो फंक्शन है कैसे काम करता है। वर्किंग ऑफ द सी फंक्शन कैन बी ब्रोकन इनटू द फॉलोइंग स्टेप्स एज मेंशन बिलो, हमारे जो नीचे स्टेप्स हमने उधर बता रखा है। सबसे पहले आते हैं डिक्लेयरिंग फंक्शन, फंक्शन को डिक्लेयर करना, अब भी मैं आपको बहुत बार सिखा चुकी हूँ। डिक्लेयरिंग अ फंक्शन इज ए स्टेप वेयर वी डिक्लेयर अ फंक्शन, जहाँ पे हम अपना फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। हियर वी डिफाइन द रिटर्न टाइप, यहाँ पे हम अब सबसे पहले रिटर्न टाइप बताते हैं, फिर फंक्शन का नेम, देन हम पैरामीटर्स बताते हैं। तो डिक्लेयरिंग अ फंक्शन तो क्लियर होगा, अभी मैंने बताया। डिफाइनिंग अ फंक्शन भी वही, जो आप उसके अंदर के जो आप स्टेटमेंट्स लिखते हो वो हमारे डिफाइनिंग अ फंक्शन हो जाते हैं। नेक्स्ट कॉलिंग द फंक्शन, वही कॉलिंग द फंक्शन इज अ स्टेप वेयर वी कॉल द फंक्शन बाय पासिंग द आर्ग्यूमेंट्स इन द फंक्शन। हम इधर यहाँ पे फंक्शन का नेम लिखते हैं और फिर जो हमारे अंदर के आर्ग्यूमेंट्स है उधर उसको पास करवाते हैं। कॉलिंग द फंक्शन भी अभी हमने देखा है। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन, फंक्शन को एग्जीक्यूट कैसे करना है। Executing the function is a step where we can run all the statements inside the function to get the final result. Execution वही है, जब आपने ब्लॉक्स के अंदर ये स्टेटमेंट लिख दिया, अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे जब भी तो आपको रिजल्ट आएगा, सिंपल वही है। और ये कब एग्जीक्यूट होता है, जब हम हमारे फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट returning a value, returning a value is the step where the calculated value after the execution of the function is returned. जब आप अपने एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है, जो आपकी वैल्यू आई आप उसको उधर रिटर्न कर देते हो। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि हमारा सी प्रोग्राम भी कैसे काम करता है। बहुत बेसिक है, बहुत ज्यादा, एक बार वीडियो देखोगे चीज समझ में आ जाएंगी, ठीक है। एग्जिटिंग द फंक्शन इज अ फाइनल स्टेप, अब जब सब कुछ कर दिया बाद में हमें लास्ट में क्या है, फंक्शन से एग्जिट करना होता है। Where all the allocated memory to the variables function is destroyed before giving full control to the main function, जहाँ पे जो भी मेमोरी हमने जितने भी वेरिएबल्स या फंक्शन को दे रखी होती है वो सब खत्म हो जाती है, जिससे हम फाइनली अपना पूरा कंट्रोल मेन फंक्शन को दे सके। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अभी तक हमने फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करना है, डिफाइन करना है, कैसे कॉल करना है, क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, क्या रिटर्न टाइप होता है, कैसे हमारा सी काम करता है, सी का प्रोग्राम फंक्शन, सब कुछ देख लिया। अब हम देखेंगे टाइप्स क्या होते हैं फंक्शंस के, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन सी, हमारे जो सी में दो तरीके के फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा लाइब्रेरी फंक्शन, दूसरा होता है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो लाइब्रेरी फंक्शंस कौन से होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस कौन से होते हैं, वो हम देखेंगे। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन तो नाम से ही समझ में आ रहा है, जो हम जैसे यूजर्स हैं उसको डिफाइन कर रहे हैं, बट अभी हम और डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला आता है लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन इज आल्सो रिफर टू एज बिल्ट इन फंक्शन, जो ऑलरेडी बिल्ट आए हैं, हमें उसको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो ऑलरेडी बने बनाए आए हैं, तो हम उसको बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। A compiler package already exists that contain these functions, each of which has a specific meaning and is included in the package. तो जो हमारा कंपाइलर का पैकेज है वो ऑलरेडी इन फंक्शंस को रखता है, बस हमें क्या है कि उसको यूज करना होता है। और जो ये पैकेजेस होते हैं उसके अपने अपने मीनिंग होते हैं, और जो हमारे पैकेज लाइक हमने जैसे हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट टेस्ट लिखा, इससे हमें पता चले एक पैकेज है कि मैं सी लाइब्रेरी का, ऐसे हमें और थोड़ी हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ेंगी, उसके साथ ही अलग से ही उसमें आएंगे, तो बस हम उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो built-in functions have the advantage of being directly usable without being defined, जबकि whereas user-defined function must be declared and defined before being used. तो एक बहुत अच्छा एडवांटेज होता है built-in functions का, वो क्या होता है कि आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो डिफाइन कर, बल्कि यूजर डिफाइंड फंक्शन के आपको पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, देन आप उसको डिफाइन करोगे, जब जाके उसको लॉन्ग टर्म प्रोसेस। बट लाइब्रेरी फंक्शन क्या बोलता है कि आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अब कुछ मैं आपको लाइब्रेरी फंक्शंस के एग्जांपल दे देती हूँ। POW विच इज स्टैंड फॉर पावर, स्क्वायर रूट, जब भी आपको पावर यूज करनी तो आप डायरेक्टली फंक्शन यूज कर दोगे, स्क्वायर रूट करनी डायरेक्ट, स्टार कैंप, स्टार का पाई एटसेट्रा, मतलब अगर आपको पावर यूज करनी है तो आप डायरेक्ट लिख दोगे पावर ऑफ 2 की पावर 3, मतलब 2 की t, तो ये क्या आ जाएगा 8, और डायरेक्ट आप इसको यूज करोगे तो वो अपने आप समझ जाएगा, अच्छा ये तो भाई पावर वाला फंक्शन है। तो ये होता है हमारे लाइब्रेरी फंक्शंस, या जिनको हम बिल्ट इन फंक्शंस भी बोलते हैं। अब कुछ हमारे एडवांटेजेस भी होते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस के, वो देख लेते हैं। सी लाइब्रेरी फंक्शंस आर इजी टू यूज, बहुत ज्यादा इजी होते हैं यूज करने के लिए, एंड ऑप्टिमाइज फॉर बेटर परफॉर्मेंस। अगर आपको बहुत अच्छे अपने कोड की बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो आप उसको यूज कर सकते हो।
सेकेंड, सी लाइब्रेरी फंक्शन सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, हमें बहुत ज्यादा टाइम बचा दे। क्यों? क्योंकि फंक्शन डेवलपमेंट टाइप है, मतलब ये ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं, हमें बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, डायरेक्टली हमें उसको यूज करना पड़ता है। बट जो हमारे यूजर डिफाइंड है, पहले आप उसको डिक्लेयर करो, फिर डिफाइन करो, फिर जाके उसको, बहुत लंबा प्रोसेस है। सी लाइब्रेरी फंक्शंस आर कन्वीनियंट एज दे ऑलवेज वर्क, हमेशा काम करते, कभी एरर ही नहीं आ सकता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होता है। अब हम बात करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन की। हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं? फंक्शंस दैट द प्रोग्रामर क्रिएट्स आर नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जिसको हम या फिर टेलर मेड फंक्शंस भी बोलते हैं। ऐसे फंक्शन जो हम जैसे प्रोग्रामर ने बनाए हैं, हम उनको यूजर डिफाइंड फंक्शन भी बोल सकते हैं, टेलर मेड फंक्शन भी बोल सकते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन कैन बी इम्प्रूव, ये इम्प्रूव किए जा सकते हैं और मॉडिफाई करे जा सकते हैं, जैसे प्रोग्रामर की नीड होगी। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हम इस वाले फंक्शन को ऐसे यूज करें, तो हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। whenever we write a function, जब भी हम फंक्शन लिखते हैं, दैट इज केस स्पेसिफिक, प्रॉपर एक केस के लिए होता है। ऐसा नहीं आप उस फंक्शन को मल्टीपल यूज कर सकते, नहीं। अगर आपने एक फंक्शन लिखा है, जैसे आपने एक फंक्शन लिखा है, तो सिर्फ इसी केस में ही काम करेगा, मल्टीपल केसेस में काम नहीं करेगा। एंड इज नॉट डिफाइंड इन एनी हेडर फाइल, और हेडर फाइल में भी डिफाइन नहीं होता। वी नीड टू डिक्लेयर एंड डिफाइन अवर ओन फंक्शन अकॉर्डिंग टू दी सिंटेक्स, जो हमें पता है सिंटेक्स फंक्शन का, हमें वैसे ही इसको डिफाइन करना पड़ता है। हम ऐसा नहीं है कि कोई भी हेडर फाइल लिख देंगे तो आ जाएगा, जैसे हमारा बिल्ट इन फंक्शन हो जाता, नहीं। बिल्ट इन फंक्शन में क्या होता है, अगर आपने एक हेडर फाइल इंक्लूड कर दी तो उसके साथ में आ जाते हैं आपके बिल्ट इन फंक्शंस। बट नहीं, ऐसा आपका यूजर डिफाइन में नहीं होता कि आप एक हेडर फाइल इंक्लूड कर दोगे तो आपके वो तुरंत आ जाएंगे, नहीं। जैसे आपने बिल्कुल स्क्रैच से सीखा है फंक्शन को क्रिएट करना, आपको उधर ऐसे ही करना पड़ता है। अब कुछ एडवांटेजेस है हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन की। क्या? चेंजेबल फंक्शंस कैन बी मॉडिफाइड एज पर नीड, हम यहाँ पे ये हमारे चेंजेबल फंक्शन, तो हम इनको चेंज कर सकते हैं जैसे हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। द कोड ऑफ दीज फंक्शन इज रीयूजेबल इन अदर प्रोग्राम, जो ये कोड होते हैं हम इसको दूसरे प्रोग्राम्स में भी यूज कर सकते हैं, तो ये रीयूजेबल है। दीज फंक्शंस आर इजी टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ज्यादा इजी होते हैं समझने के लिए, आप इसको आसानी से डीबग कर सकते हो, प्रॉब्लम देख सकते हो क्या, उनको मेंटेन भी कर सकते हो। तो ये थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं, विच इज अ पास एरे टू फंक्शंस इन सी। इन सी द होल एरे कैन नॉट बी पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन। सी में क्या होता है, आपका जो प्रॉपर पूरा एरे होता है, एरे आपका यही तो होता है, 2 3 5 हमने पढ़ा भी है लास्ट उसमें यूनिट में, एरे क्या होता है। तो आपका जैसे पूरा होल एरे आप उसको एज पास कर दो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स में, तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। अब आपको पता है फंक्शन का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, तो अगर आप सोचो कि फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में हम पूरा होल एरे पास कर दे, तो ऐसा नहीं है पॉसिबल। However, you can pass a pointer to an array, but अगर आप चाहते हो तो आप अपने array में pointer को pass कर सकते हो without an index by specifying the array name and index by an argument। अब आप ये सोचो कि कैसी चीज पॉसिबल है। तो अगर आप प्रॉपर पूरा तो नहीं कर सकते, बट अगर आप चाहते हो तो जो आपका एरे है, आप अपने एरे में पॉइंटर की तरह पास कर सकते हो अपने आर्ग्यूमेंट्स में। बस उसमें क्या, आपको अपना एरे का नेम बताना होगा, दैट्स इट। arrays in C to the functions is pointers pointing to the first element of the array। जो array होता है फंक्शन में क्या होता है, हम मैंने बताया ना पॉइंटर्स की तरह यूज करते हैं array को, तो ऐसा लगता है कि वो हमारा पॉइंट कर रहा है पहले एलिमेंट ऑफ द array, क्योंकि हम एरे को प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स में यूज नहीं कर सकते, तो हम इसलिए उधर पॉइंटर का यूज करते हैं। तो पॉइंटर जब एक एक एरे पे पॉइंट कर रहा हो, तो ऐसा लगता है कि हमारा ये जो पॉइंटर है एक एक एलिमेंट को बता रहा होता है। अब सिंटेक्स देख लो कैसे होता है कैसे नहीं होता। इन सी वी हैव अ 3 ways टू पास एन एरे एज एन पैरामीटर टू द फंक्शन। तो हमारे पास सी में 3 तरीके हैं जिससे आप अपने एरे को पास कर सकते हो, अगर आपको फंक्शन के पैरामीटर या फिर आर्ग्यूमेंट में पास करने। तो इन द फंक्शन डेफिनेशन वी यूज द फॉलोइंग सिंटेक्स, हम ये सिंटेक्स यूज कर सकते हैं। रिटर्न टाइप आपको पता है, ये हमारा फो मतलब एरे का नेम है, एरे का टाइप की कैरेक्टर है, इंटीजर है वो, और फिर एरे का नेम कि एरे का नेम क्या है, कि एर है जो भी है, और फिर साइज कितना है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो। एक तो पहला वे आपका ये है, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। मेंशनिंग द साइज ऑफ द एरे इज ऑप्शनल, ये आपका ऑप्शनल, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, बट अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। रिटर्न टाइप वो एरे का टाइप, एरे का नेम, ये आप यहाँ देख रहे हो कि हमने यहाँ साइज नहीं बताया। इन बोथ ऑफ द अबव सेंटेंस इवन दो वी आर डिफाइनिंग दैट पास टू बी एज अ पॉइंटर, हम ये डिफाइन तो करें बट हमें पता है ये सेकंड वे, बट हमें पता है ये जो हमारे दोनों है कैसे पास होंगे, एज अ पॉइंटर की तरह पास होंगे हमारे एरे में, क्योंकि प्रॉपर पूरा एरे तो पास हो ही नहीं सकते, तो ये हमारे पॉइंटर की तरह पास होंगे। सो वी कैन ऑल्सो राइट द सिंटेक्स एज आर्ग्यूमेंट एज एरे इट विल। एक और तरीके से हम लिख सकते हैं जिसको हम बोलेंगे अपना थर्ड, कैसे, रिटर्न टाइप वो एरे का टाइप, और ये जो निशान देख रहे हो आपका पॉइंटर का होता है, क्योंकि जब हम पॉइंटर की तरह ही हमारा एरे कंसीडर किया जाएगा,
तो क्यों ना हम उसको पॉइंटर की तरह डिफाइन कर दें। तो आपने एरे का टाइप बताया और एरे का नेम बताया। बट पासिंग एन एरे टू फंक्शन, जब आप अपने एरे को फंक्शन में पास करोगे, बहुत सारे एरे डिके होंगे जिससे आपके एरे की जो चांसेस है वो भी, जो डेटा है वो भी लूज हो सकता है एरे के साइज की वजह से। क्यों? क्योंकि जब आप अपना पूरा एरे पास कर रहे हो फंक्शन में, तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो आपके एरे का साइज के अंदर जो डेटा है वो नहीं हो पाए प्रॉपर कैरी, उसमें कुछ ग्लिच आ जाए, प्रॉपर डेटा पास ना हो पाए। इट मीन्स दैट द साइज ऑफ द एरे और द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द एरे कैन नॉट बी डिटरमाइंड एनी मोर। इसका मतलब ये होता है जो आपके एरे का साइज है या फिर जो एरे के एलिमेंट्स है, आप उसको ज्यादा डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने एरे को पास कर सकते हो फंक्शन में। पैरामीटर पासिंग टेक्निक्स, अब हम कुछ ऐसी टेक्निक पढ़ेंगे जिसमें हम अपने पैरामीटर्स में जो हमारी जो वैल्यूज होती है उसको पास कर पाए कैसे। इन सी देयर आर डिफरेंट वेज इन विच पैरामीटर डेटा कैन बी पास। बहुत ज्यादा तरीके होते हैं सी लैंग्वेज में जिससे आप अपने डेटा, जो पैरामीटर डेटा होता है वो पास कर सकते हो। कौन कौन से होते हैं? एंड आउट ऑफ मेथड्स एंड फंक्शंस, और ऐसा नहीं बस सिर्फ मेथड्स या फंक्शन होते हैं, नहीं, बहुत अलग अलग तरीके भी होते हैं। लेट अस अज्यूम दैट अ फंक्शन बी, हमारे फंक्शन है बी, इज कॉल्ड फ्रॉम अनदर फंक्शन ए, जिसको दूसरे फंक्शन ने कॉल किया है। इन दिस केस ए इज कॉल्ड द कॉलर फंक्शन। तो ए ने जब कॉल किया है तो वो कॉलर फंक्शन बुलाया जाएगा। एंड बी इज कॉल्ड द कॉल्ड फंक्शन और कॉली फंक्शन। मतलब जो बुला रहा है, अगर मैंने बुलाया तो मैं कहलाई जाऊंगी कॉलर फंक्शन। ठीक है, और जिसको बुलाया गया है वो या फिर कॉली फंक्शन या कॉल्ड फंक्शन कहलाएगा। तो ये भी टर्मिनोलॉजी याद रखना, कभी कभी पूछ ली जाती है। ठीक है, याद रखना। ऑल्सो द आर्ग्यूमेंट्स विच ए सेंड्स टू बी, और जो आर्ग्यूमेंट हमारा ए भेजेगा बी को, वो हमारे क्या होंगे? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स होंगे। एंड द पैरामीटर जो होंगे बी के, वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स होंगे। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो आपका ए बी को भेजेगा, आपके जो भी आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर्स ए बी को भेजेगा, वो हमारे क्या है? वो हमारे होने एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। और जो हमारे पैरामीटर्स होंगे बी के, वो क्या है? हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोले लिख लो कॉपी में, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को। ठीक है, अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे। फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है? अ वेरिएबल एंड इट्स टाइप एज इट अपीयर्स इन द प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन और अ मेथड। वो वेरिएबल या वो टाइप जो आपकी प्रोटोटाइप, मतलब जो आपका जब फंक्शन डिक्लेयर हुआ तो उस टाइम पे जो आपको दिखते हैं वेरिएबल्स पैरामीटर्स में, वो हमारे क्या होते हैं? फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं। एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है? द वेरिएबल और एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग टू अ फॉर्मल पैरामीटर दैट अपीयर्स इन द फंक्शन और मेथड कॉल इन द कॉलिंग एनवायरनमेंट। जो हमारा फंक्शन कॉल किया जाता है, जो उस टाइम पे पैरामीटर्स दिखते हैं, वो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, अब हमारे मोड्स भी होते हैं कुछ। इन पासिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉलर टू कॉली, आपको पता है कौन है कॉलर और कॉली। आउट, कॉली राइट्स वैल्यू इन द कॉलर। इन एंड आउट, द कॉलर टेल्स द कॉलर टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच द कॉली में अपडेट। तो ये अब आपको पता है कॉलर कौन है, कॉली कौन है, तो ये सिंपल से कुछ मोड्स होते हैं। तो अब हमारे कुछ पैरामीटर टेक्निक्स भी अब आपको पता चल गई। अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ पैरामीटर पासिंग इन सी। कुछ कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिससे आप अपने पैरामीटर्स पास कर सकते हो सी में। एंड मेक श्योर यू गाइज प्लीज विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे भी लिंक दे रखी, तो एक बार प्लीज चेक इट आउट। ओके, तो देर आर टू वेज इन विच वी कैन पास अ पैरामीटर टू द फंक्शन। तो दो तरीके होते हैं जिसमें अपने फंक्शंस, जो हमारे फंक्शन होते हैं उसमें हम पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं। सबसे पहला है पास बाय वैल्यू, और अब मैं जो ये बता रही हूँ बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज कान खोल के सुनना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अपनी पास बाय वैल्यू। दिस मेथड यूजेस इन मोड सिमेंटिक्स। इन मोड सिमेंटिक्स, मैंने यहाँ पे आपको मोड बताया था, यहाँ पे मोड इन पासिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉलर टू कॉली। तो यहाँ पे कॉलर से कॉली तक इंफॉर्मेशन पास हो रही होती है। अगर मैं बोलूँ इन शॉर्ट, तो अगर ए फंक्शन ने बी को कॉल करा है, वो वाला यहाँ पे मोड चल रहा होता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको मोड्स पहले बताए थे। चेंजेस मेड टू फॉर्मल पैरामीटर डू नॉट गेट ट्रांसमिटेड बैक टू द कॉलर। अब फॉर्मल पैरामीटर्स वो होते हैं जब आपके एक्चुअल डिक्लेरेशन के टाइम पे होते हैं। तो चेंजेस अगर उधर मेड हुए होंगे, तो जो जब हमारा फंक्शन कॉल किया जाएगा उधर वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ठीक है, ध्यान से समझना। दैट्स वाई मैंने आपको जो पैरामीटर टेक्निक्स थी वो पहले ही बता दी थी। Any modifications to the formal parameter variable inside the caller function or a method affect only the separate storage location and will not be reflected in the actual parameter in the calling environment. जो हमारा जो कुछ भी चेंजेस होंगे फॉर्मल पैरामीटर्स पे, फॉर्मल पैरामीटर वो पैरामीटर होता है जब आपका फंक्शन डिक्लेयर हो रहा होता है। जैसे आपका इधर फंक्शन डिक्लेयर हुआ है, तो यहाँ पे अगर कुछ भी चेंज होगा ना, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा जहां पे इसकी स्टोरेज लोकेशन है। ये यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, जब आप अपने फंक्शन को कॉल करोगे यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। एंड इसी को हम बोलते हैं अपना कॉल बाय वैल्यू। ठीक है,
देखो यहाँ पे हमने अपना फंक्शन को कॉल किया है, हमें अब यहाँ पे कुछ चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, वो चीज यहीं पर ही होगी सिर्फ। इसको हम बोलते हैं पास बाय वैल्यू या फिर कॉल बाय वैल्यू। इन कॉल बाय वैल्यू मेथड द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर्स इज कॉपीड इनटू द फॉर्मल पैरामीटर्स। यहाँ पे जो वैल्यू होती है एक्चुअल पैरामीटर्स की वो क्या हो जाती है, यहाँ पे कॉपी बन जाती है फॉर्मल पैरामीटर पे। या फिर अगर मैं कुछ और वर्ड्स में कहूँ, वी कैन से दैट द वैल्यू of the variable is used in the function call in the call by value method। जो वैल्यू होती है वेरिएबल की वो हम यूज करते हैं अपने फंक्शन के कॉल में, जब हमारा फंक्शन कॉल हो रहा होता है। In call by value method we cannot modify the value of the actual parameter by the formal parameter। जो हमारी कॉल बाय वैल्यू हो रही होती है, जब हमारी जो वैल्यू होती है एक्चुअल पैरामीटर्स की, हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि फॉर्मल पैरामीटर में तो हमने चेंज कर दी, बट उधर हम एक्चुअल पैरामीटर में तो मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इन कॉल बाय वैल्यू डिफरेंट मेमोरीज एलोकेटेड फॉर एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स। इसलिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट की जाती है एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स के लिए, कि अगर आपके फॉर्मल पैरामीटर्स में आगे फर्दर जाके चेंज हो, जो कि आप आगे चल के एक्चुअल पैरामीटर्स में रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हो, तो इसलिए उन दोनों के अलग अलग स्टोरेज लोकेशन होनी चाहिए। सिंस द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपीड इनटू द फॉर्मल पैरामीटर, बट जो वैल्यू होती है हमारी एक्चुअल पैरामीटर की वो एक कॉपी तो बन ही जाती है फॉर्मल पैरामीटर में। The actual parameter is the argument which is used in the function call, whereas formal parameter is the argument which is used in the function definition। Already मैं आपको बता चुकी हूँ कि what is actual argument and what is formal argument। तो इसलिए मैं आराम से यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ, वर्ड्स टर्मिनोलॉजीज यूज कर रही हूँ। अगर आपको इन दोनों के एग्जैक्टली अगर मीनिंग क्लियर हो गया होगा ना इन दोनों के बीच का, तो मैं गारंटीड कह सकती हूँ कि जो पैराग्राफ मैंने अभी पढ़ा है, चाहे वो पास बाय वैल्यू हो चाहे वो कॉल बाय वैल्यू, आपको कुछ दिक्कत हो ही नहीं सकती। जब आपको वो वाला टॉपिक क्रिस्टल क्लियर है तो कोई इशू ही नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज क्लियर करी थी। अब हम कोड देखते हैं। कोड में देखो हमने ये स्टार्ट करा है, यहाँ पे हमने अपना फंक्शन डिक्लेयर करा, तो यहाँ पे जो पैरामीटर्स हम देख रहे हैं दिस इज योर फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना कोड लिखा। जब हमने अपना मेन फंक्शन कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे तो हमने प्रिंट करा है, यहाँ पे हमने पास कर दी वैल्यू को, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आ गया एक्चुअल पैरामीटर। तो अगर हमारी यहाँ पे कुछ भी वैल्यू चेंज हुई है तो वो हमारी रिफ्लेक्ट होगी उनकी स्टोरेज लोकेशन पे। बट हालांकि यहाँ पे ना जो यहाँ पे कॉपी बन जाएगी, कॉपी बन जाएगी किसकी, एक्चुअल पैरामीटर्स की कॉपी तो बन जाएगी, बट जो भी यहाँ पे चेंज होगा वो स्टोरेज लोकेशन पे होगा। यहाँ पे आपको कोई भी चेंज ऑकर नहीं होगा, यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं दिखाया जाएगा। यही हम बोलते हैं अपनी पास बाय वैल्यू, या फिर आप बोल सकते हो कॉल बाय वैल्यू। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं विच इज अ कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, इन कॉल बाय रेफरेंस द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज पास्ड इनटू द फंक्शन कॉल एज अ एक्चुअल पैरामीटर। यहाँ पे जो वेरिएबल का एड्रेस होता है वो पास किया जाता है जब हमारे फंक्शन को कॉल किया जाता है हमारे एक्चुअल पैरामीटर में। और जो हमारे एड्रेस को पास किया जाता है ना, ये एम% ऑपरेटर हम इधर बोलते हैं, उसकी हेल्प से किया जाता है। यहाँ पे इतना याद रखना, यहाँ पे पास बाय वैल्यू में क्या बन रही थी, कॉपी बन रही थी, बट पास बाय वैल्यू में क्या होगा, यहाँ पे एड्रेस पास किया जाएगा आपके किसमें, यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर्स में। The value of the actual parameters can be modified by changing the formal parameters since the address of the actual parameters is passed। वहां पे क्या हो रहा था, आपके अगर फॉर्मल पैरामीटर्स में कुछ भी चेंज हो रहा था तो वहां पे एक्चुअल पैरामीटर में नहीं दिखा रहे थे। बट कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, अगर कुछ भी वैल्यू चेंज हो रही है आपके एक्चुअल पैरामीटर में तो वो मॉडिफाई जो भी फॉर्मल पैरामीटर में अगर कुछ भी वैल्यू चेंज हो रही है तो आपकी जो वैल्यू है एक्चुअल पैरामीटर में वो मॉडिफाई की जाएगी, किससे, बाय चेंजिंग द वेरिएबल जो एड्रेस होगा उनके, जिससे हम एम% ऑपरेटर बोलते हैं, जिससे कि हमारा वहां पे एक्चुअल पैरामीटर। इन कॉल बाय रेफरेंस द मेमोरी एलोकेशन सिमिलर फॉर बोथ फॉर्मल पैरामीटर्स एंड एक्चुअल पैरामीटर्स। जो हमारी कॉल बाय रेफरेंस होती है यहाँ पे जो हमारा मेमोरी का एलोकेशन होता है दोनों का सेम ही होता है। All the operations in the function are performed on the value stored at the address of the actual parameters and the modified value get stored at the same address। जो भी सारी कैलकुलेशंस होंगी वो हमारी इस बेसिस पे होती है, जो हमारी एड्रेस स्टोर होता है एक्चुअल पैरामीटर पे वो, और जो बाद में चेंज होके हुआ है उस पे। तो यहाँ पे जो मेन खेल है वो है एड्रेस का, और जो हमारी कॉल बाय वैल्यू था उधर जो मेन खेल था वो उधर कॉपी का था। तो हमारा एक कोड है, यहाँ पे हम कोड भी देख लेते हैं कि जिससे और चीज समझ में आ जाए। जैसे हमने यहाँ पे यहाँ फंक्शन लिखा है, ठीक है। यहाँ पे जब हमने, ये हमारा पूरा फंक्शन का चल रहा है, मेन फंक्शन जब हुआ, जब हमने फंक्शन कॉल के देख रहे हो आपने एम% ऑपरेटर यूज किया है, यहाँ पे हमारा कौन सा यूज हुआ है, यहाँ पे हमारा
एक्चुअल पैरामीटर में यहाँ पे हम अपनी कॉल बाय रेफरेंस का यूज कर रहे हैं। देखो सबसे अच्छी पता है पहचान क्या है कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू की, एम परसेंट ऑपरेटर। अगर जहाँ एम परसेंट ऑपरेटर यूज हुआ है यानी कि वहाँ कॉल बाय रेफरेंस वैल्यू यूज हुई है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉल बाय वैल्यू क्या होती है एंड कॉल बाय रेफरेंस क्या होती है, उसमें कोई इशू नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे टॉपिक में, विच इज अ रिकर्शन। रिकर्शन क्या होता है, मोस्टली ज्यादा पूछा ही जाता है। तो recursion is a process of a function calling itself repeatedly till the given condition is satisfied. रिकर्शन में क्या होता है, प्रोसेस होती है, आपने जो फंक्शन डिफाइन करा है वो फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल कर रहा होता है। मतलब फंक्शन के अंदर ही फंक्शन कॉल हो रहा होता है, उसको हम बोलते हैं रिकर्शन। मतलब ये हमारा फंक्शन है बहुत बड़ा, उसके ही अंदर हम अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकर्शन। ठीक है। अब फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, खुद करे या फिर खुद ही से करवाए, हम उसको बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। एंड सच काइंड ऑफ फंक्शंस कॉल्स आर कॉल्ड रिकर्सिव कॉल। और जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिकर्सिव कॉल। In C, recursion is used to solve a complex problems by breaking down them into a simpler sub problems. C में क्या होता है, रिकर्शन का हम इसलिए यूज करते हैं जब हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को तोड़ के शॉर्ट प्रॉब्लम में यूज करना होता है, सॉल्व करना होता है। वी कैन सॉल्व लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम यूजिंग रिकर्शन सी। हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो होती है रिकर्शन की उससे भी कर सकते हैं, जैसे फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, फिबोनाची सीरीज, जनरेटिंग सबसेट, ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं जो रिकर्शन के थ्रू सॉल्व होते हैं। तो आपको रिकर्शन भी आई होप समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन वही है जब फंक्शन में आपको खुद को बार बार कॉल कर रहा है, वही हमारा रिकर्सिव फंक्शन है। इन अ सी, अ फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड अ रिकर्सिव फंक्शन। मैंने बताया एक ऐसा फंक्शन जो खुद को ही कॉल कर रहा होता है, हम उसको रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। द रिकर्सिव फंक्शन कंटेन्स अ कॉल टू देमसेल्व्स समवेयर इन द फंक्शन बॉडी। जो फंक्शन की बॉडी होती है उसी में वो खुद को कॉल कर रहे होते हैं, वही हमारे रिकर्सिव फंक्शन है। मोरएवर सच फंक्शन रिकर्सिव कॉल्स, अब जब वो खुद को कॉल करते हैं बाद में तो वो रिकर्सिव कॉल हो जाते हैं। जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है रिकर्सिव फंक्शन का वो ये होता है, टाइप, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, और जो हमारे ये आर्क्स है, देन फंक्शन के स्टेटमेंट्स, बेस कंडीशन, कंडीशन वही की किस कंडीशन पे है, और फंक्शन की स्टेटमेंट्स, हमारा मेन कोड क्या है वो। देन रिकर्सिव केस, हम जो अपने आप फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे होते हैं वो वाली चीज। देखो बहुत सिंपल सा है, कुछ भी ये मत समझो हाय तौबा सा है, बस इतने याद रखो अपने रिकर्शन वाली चीज पे कि रिकर्शन वही होता है जो फंक्शन खुद को बार बार कॉल कर रहा होता है, दैट्स इट। एंड जिसको हम कॉल कर रहा होता है वो होता है हमारा रिकर्सिव फंक्शन, जो खुद को बार बार कॉल कर रहे होते हैं, और जो जब हम कॉल करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है रिकर्सिव कॉल। तो आई होप ना आपको रिकर्सिव वाली कहानी भी क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे टॉपिक पे, विच इज अ सर्चिंग एल्गोरिथम। अब हम थोड़ी सर्चिंग एल्गोरिथम्स के बारे में बात करेंगे। सर्चिंग इज अ फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग अ स्पेसिफिक एलिमेंट और अ आइटम विद इन अ कलेक्शन ऑफ डेटा। जो आपका डेटा का कलेक्शन है, आप उसमें कोई पर्टिकुलर आइटम या एलिमेंट को सर्च कर रहे हो, वही सर्चिंग है। फॉर एग्जाम्पल लाइक आई हैव अ बकेट ऑफ डेज, अब मैं इधर अपने में से कुछ भी सर्च कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई सर्च डेज, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरी होगी सर्चिंग। तो सर्चिंग क्या होता है, आपके पास जो डेटा पड़ा हुआ है आप उसमें से कुछ आइटम या एलिमेंट को सर्च कर रहे हो। दिस कलेक्शन ऑफ डेटा कैन टेक वेरियस फॉर्म, बहुत टाइप के डेटा हो सकता है, बहुत तरीके के फॉर्म्स का हो सकता है, जैसे आपका एरे हो गया, लिस्ट हो गया, ट्रीज हो गया, या कुछ और स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। The primary object of searching is to determine whether the desired element exists within the data, and if so, to identify its precise location or retrieve it. जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है सर्चिंग का ये होता है कि जो हम एलिमेंट को सर्च करना चाह रहे हैं क्या वो एलिमेंट है भी या नहीं है, अगर है तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस कॉम्पिटिशनल टास्क, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मेन रोल प्ले भी करता है, और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में भी, जैसे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, डेटा को एनालाइज करना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और बहुत सारी चीजों में। अब कुछ हमारी सर्चिंग की भी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें पता होना चाहिए, जैसे हमने पैरामीटर्स की कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, ऐसी हमारी कुछ सर्चिंग की टर्मिनोलॉजीज है। सबसे पहले आते हैं टारगेट एलिमेंट। In searching, there is always a specific target element या item that you want to find within the data collection. सर्चिंग में एक टारगेट एलिमेंट होता है, यानी कि आपका जो डेटा का कलेक्शन है, जो एलिमेंट को आप ढूंढ रहे हो उसी को हम बोलते हैं टारगेट एलिमेंट, वो होता है। दिस टारगेट कुड बी अ वैल्यू, कोई वैल्यू भी हो सकती है, कोई की भी हो सकती है, कोई रिकॉर्ड भी, कुछ भी। मतलब बेसिकली टारगेट एलिमेंट वो होता है जो आपका डेटा का कलेक्शन है, आप जिसको ढूंढना चाह रहे हैं वही हमारा टारगेट एलिमेंट है।
नेक्स्ट है हमारा सर्च स्पेस. सर्च स्पेस क्या होता है? द सर्च स्पेस refers to the entire collection of data within which you are looking for the target element. Depending on the data structure used, the search space में vary in size and organization. तो हमारा जो सर्च स्पेस क्या होता है, जो आपके डेटा का प्रॉपर पूरा कलेक्शन होता है. आपका लाइक डेटा, मैंने ये एग्जांपल लिया था, मेरा पूरा डेटा का कलेक्शन है. अब फॉर एग्जांपल मैं इसको सर्च कर रही हूँ, तो ये मेरा टारगेट एलिमेंट हो गया, ये मेरा पूरा क्या हो गया, सर्च स्पेस हो गया. तो सर्च स्पेस क्या है? आपका पूरा डेटा का कलेक्शन जिसमें आप अपने टारगेट एलिमेंट को ढूंढ रहे हो. अभी डिपेंड कर सकते हैं कि आपका कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है, एरे हो सकता है, स्ट्रिंग, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उनका साइज वगैरह मैटर करेगा. ठीक है. नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्सिटी. Searching can have different levels of complexity. And depending on the data structure and the algorithm used, the complexity is often measured in terms of time and space requirement. देखो सर्चिंग की ना बहुत अलग अलग तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है. अब वो डिपेंड करता है आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, ठीक है, और कौन सी एल्गोरिथम लगा रहे हो. अब कॉम्प्लेक्सिटी आपकी दो में मेजर होती है. एक होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक होती है हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये बताती है कि आपने अगर ये वाला एलिमेंट सर्च करने में कितना टाइम लगाया है. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें बताता है आपके इस एलिमेंट ने कितना स्पेस घेरा हुआ है. अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, कौन सी एल्गोरिथम यूज कर रहे हो, तो उस पर डिपेंड करेगा. नेक्स्ट है डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस नॉन डिटर्मिनिस्टिक. सम सर्चिंग एल्गोरिथम जैसे कि हमारी बाइनरी सर्च होगी वो डिटर्मिनिस्टिक होती है, मतलब उनकी ना सिस्टमैटिक अप्रोच होती है. मतलब आपको भी पता है कि आपका एक एरे दे रखा है, आपको इसके इसके ऐसे ऐसे लाइक आपको प्रॉपर अप्रोच दे रखी होगी, वही फॉलो करना है, तो वो होती है हमारी डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच. और कुछ होती है हमारी लीनियर सर्च जो कि हमारी नॉन डिटर्मिनिस्टिक होती है, मतलब उनको आप अपने किसी भी तरीके से सर्च कर सकते हैं. प्रॉपर एक जो होती है ना अप्रोच होना, वो आपकी अप्रोच नहीं होती है. नेक्स्ट आती है हमारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स. कुछ हमारी ये तो थी सर्चिंग की, अब हम कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के बारे में बात करेंगे. Sorting refers to rearrangement of a given array or a list of elements according to a comparison operator on the elements. सॉर्टिंग क्या रेफर करता है कि आपका या तो कोई एरे दे रखा है या कोई लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, आप उसको दोबारा अरेंज करो इन अ ऑर्डर ऑफ असेंडिंग. मतलब अगर मैं बोलूं छोटे से बड़े में अरेंज करना, वही है हमारा सॉर्टिंग. तो ये कोई हमारे गिवन एरे भी हो सकता है या कोई लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकता है. The comparison operator is used to decide the new order of elements in the respective data structure. जो हमारा जिस भी तरीके का डेटा स्ट्रक्चर होगा जिसमें हम कर रहे हैं, तो उसमें हमारा comparison operator का यूज पड़ता है. Sorting means reordering of all the elements either in descending or ascending order. Sorting का मतलब ये है कि आप अपने एलिमेंट्स को अरेंज करो, चाहे तो वो आपके छोटे से बड़े में भी हो सकते हैं, बड़े से छोटे में भी हो सकते हैं. तो ये होती है हमारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम. जैसे हमने सर्चिंग की टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, अब हम सॉर्टिंग की टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमारी होती है इन प्लेस सॉर्टिंग. इन प्लेस सॉर्टिंग क्या है? इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूजेस कांस्टेंट स्पेस फॉर प्रोड्यूसिंग द आउटपुट. Modify the given array only. It sort the list only by modifying the order of the elements within the list. Example selection sort, bubble sort, insertion sort, heap sort. मतलब क्या इन प्लेस सॉर्टिंग? मतलब आपका एक एरे है ना, तो उसी में ही सॉर्ट कर देना, उसी की, मतलब अगर जैसे ये आपको सॉर्ट करना है इससे, तो बस इधर ही उधर कर देना, इन प्लेस कर देना, पोजीशन एक्सचेंज कर देना और एक ही उसमें कर देना एक बार में, तो वो होता है हमारा इन प्लेस सॉर्टिंग. नेक्स्ट हमारा इंटरनल सॉर्टिंग. इंटरनल सॉर्टिंग इज व्हेन ऑल द डेटा इज प्लेस्ड इन द मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी. इंटरनल सॉर्टिंग वो होती है जब आपका पूरा डेटा या तो मेन मेमोरी में प्लेस्ड है या फिर इंटरनल मेमोरी. अब इंटरनल सॉर्टिंग में क्या होती है? द प्रॉब्लम कैन नॉट टेक इनपुट बियॉन्ड इट साइज. मतलब अगर एक बार उसका साइज डिफाइन हो गया ना, अगर उसने बोल दिया मैं 5 हूं तो वो 6 नहीं ले सकता है, ये दिक्कत होती है. एग्जाम्पल है हीप सॉर्ट, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, शेल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट. ये सारे सॉर्टिंग के टाइप्स हैं. नेक्स्ट है external sorting. External sorting is when all the data that needs to be sorted cannot be placed in a memory at a time. जो आपकी एक्सटर्नल सॉर्टिंग वो होती है जो आपका डेटा जो सॉर्ट होना है बट एक ही समय में पूरा एक बार मेमोरी में नहीं आ सकता, तो हम उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सॉर्टिंग. और एक्सटर्नल सॉर्टिंग यूज होती है जब आपके पास बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा होता है. जैसे एग्जांपल आपका मर्ज सॉर्ट, टैग सॉर्ट, पॉलीफेज सॉर्ट, फोर टेप सॉर्ट एंड एक्सटर्नल रेडिक सॉर्ट एटसेट्रा. स्टेबल सॉर्टिंग क्या होता है? देखो यार, मैं स्टेबल सॉर्टिंग अनस्टेबल सॉर्टिंग बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कभी कभी इंटरव्यूज में ना डायरेक्टली पूछ लिया जाता है व्हाट इज स्टेबल सॉर्टिंग एंड व्हाट इज अनस्टेबल सॉर्टिंग, तो मेक श्योर कि आप प्लीज इसको ध्यान से सुने. तो स्टेबल सॉर्टिंग क्या है? When two same data appear in the same order in a sorted data without changing their position is called stable sort. Stable sort क्या होता है? जब आपका जो डेटा है दो तरीके के सेम डेटा अपीयर हो एक जैसे ऑर्डर में, आपका डेटा जब सॉर्टेड है, मतलब आपका डेटा एक तो सॉर्टेड है और उनका दोनों का सेम ही ऑर्डर है और सेम ही डेटा टाइप है, तो हम उसको बोलते हैं स्टेबल सॉर्टिंग. आपको उसका पोजीशन चेंज करने की नीड ही नहीं पड़ती. एग्जाम्पल्स आपके दे रखे हैं.
अनस्टेबल सॉर्टिंग क्या है, जब आपके दो सेम डेटा दिखते तो है बट उनका ऑर्डर डिफरेंट होता है तो आपको वो सॉर्ट करने ही पड़ता है, हम उसको बोलते हैं अनस्टेबल सॉर्टिंग। एग्जाम्पल्स हमारा क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, शेल सॉर्ट। तो देखो, आई होप आपको ना सर्चिंग समझ में आ गई होगी, व्हाट एग्जैक्टली सर्चिंग इज, सर्चिंग की टर्मिनोलॉजीज एंड व्हाट एग्जैक्टली इज सॉर्टिंग इज, सॉर्टिंग की टर्मिनोलॉजीज आपको समझ आ गई होंगी। आई होप आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट हो तो प्लीज आप उसको वीडियो को दोबारा देख लो, क्योंकि बिल्कुल प्रॉपर थ्योरी है। आप, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, अगर आप एक बार और पढ़ेंगे ना डैम श्योर आप वो चीज समझ जाएंगे। तो मेक श्योर आप प्लीज एक बार पढ़ लें। नेक्स्ट आते हैं लीनियर सर्च। लीनियर सर्च क्या है? फाइंडिंग पीसेस विद इन अ कलेक्शन इज अ टिपिकल टास्क इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में क्या है कि अगर आपको बहुत सारे पीसेस दे दिए जाएं, खट्टे इधर उधर भटक दिए जाएं, और मैं आपसे बोलूँ इनको कलेक्ट करो, तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। द लीनियर सर्च इज वन ऑफ द मोस्ट एलिमेंट्री एंड बेसिक सर्च मेथड। तो जो लीनियर सर्चिंग है ना, बहुत कॉमन मेथड है जो हम यूज करते हैं। The fundamental search technique known as linear search that scans every element in a collection until the required element is discovered. जो लीनियर सर्च क्या करता है, हर एक एलिमेंट को स्कैन करता है जब तक कि आपको जो एलिमेंट चाहिए वो ना मिल जाए, और द कलेक्शन हैज बीन थ्रोली सर्च, जब तक पूरा कलेक्शन एक बार को सर्च ना हो जाए। मतलब आपका ये पूरा एरे है तो वो एक एक एलिमेंट को बारी बारी चेक करेगा जब तक कि आपको जो एलिमेंट चाहिए वो ना मिल जाए या फिर आपका कलेक्शन खत्म ना हो जाए। When dealing with short or unordered list, this algorithm is especially helpful जब आपका डेटा बहुत छोटा है, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, देन आप लीनियर सर्च यूज कर सकते हो। The linear search algorithm works in the following straightforward manner। ये बहुत ज़्यादा सिंपल straightforward manner में काम करती है। कैसे देखते हैं? Starting from the collections commencement, compared with the target element, compare the current element, return the element index or location if a match is discovered, return the appropriate index if the collection conclusion is reached without a match। ओके, तो इधर बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च ऐसे ही इधर हो गया। तो ये आप खुद से ही समझ जाएंगे, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है? तो मैं थोड़ा इधर रफ कर दे रही हूँ जिससे हम थोड़ा एग्जाम्पल पे अच्छे समझ पाए, ठीक है? थोड़ा आई एम सॉरी मैं उधर स्पेस नहीं दे पाई हूँ, एंड आई डोंट कंसीडर द एग्जाम्पल ऑल्सो, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे है हमारा 5 9 2 10 0 1, ये हमारे पास एलिमेंट है। अब हमें ना इसको लीनियर सर्च में लगाना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले हम 5 को सर्च करेंगे। हम क्या करेंगे, हम एक एक एलिमेंट को देखेंगे कि हमने देखा 5 और 9 दोनों सेम ही है, तो हमने अपने 5 9 2 10 0 1 रख दिया। अब यहाँ पे बात ये आती है कि नहीं रुको, हमारे पास ये एलिमेंट है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं बोल दूं मुझे एलिमेंट को ढूंढना है, फर्स्ट एलिमेंट को ढूंढना है, मुझे ना 1 एलिमेंट का इंडेक्स निकाल के दो। तो सबसे पहले वो चेक करेगा क्या हमारा 1 5 के इक्वल है, नहीं है। फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर वो चेक करेगा क्या हमारा 1 9 के इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर चेक करेगा क्या हमारा 1 2 के इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर वो चेक करेगा क्या 1 हमारे 10 के इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। फिर वो आगे बढ़ेगा, क्या 1 हमारा 0 के इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। देन वो आगे बढ़ेगा, फिर देखेगा क्या 0 हमारा 1 के इक्वल है, मतलब सॉरी 0 नहीं, जो हमारा 1 है, हम 1 फाइंड आउट करें क्या 1 के इक्वल है, यस। तो वो इसकी पोजीशन रिटर्न करके दे देगा। इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5। तो ये हमारे आंसर रिटर्न करते दे देगा कि आपका आंसर 5th इंडेक्स पे मिल जाएगा। ये होती है हमारी लीनियर सर्च। एंड बाई चांस अगर मैं कुछ ऐसा मांग लेती 11 जो कि मेरे में है ही नहीं, तो क्या आंसर रिटर्न करके देता है, -1। -1 का मतलब होता है कि वो आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है? ऐसे ही आपके पास आएगा कि कुछ नंबर ऑफ आपको ये ऐसे ही टाइप के दे दिए जाएंगे और बोल दिया जाएगा कि आपको फाइंड आउट करना है कि आपका 10th नंबर आते हैं नहीं। अब आपको तो पता है बट आपकी कंपाइलर आपके कोड को कैसे पता चलेगा? तो ऐसे हम एक एक करके हम उसको चेक कर रहे होते हैं, इसलिए तो मैंने बोला वो स्कैन कर रहा है हर एक एलिमेंट को, और जब वो एलिमेंट उसको मिल जाता है उसकी वो वैल्यू रिटर्न कर देता है। अगर नहीं मिलता देन वो -1 रिटर्न करता है। अगर आप ये पढ़ोगे ना, ये इंग्लिश में थ्योरी में एग्जैक्टली वही लिखा है जो मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया। तो आई होप आपको कोई अब दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? सर्च एल्गोरिथम क्या होती है? बाइनरी सर्च इज अ सर्च टेक्निक दैट वर्क एफिशिएंटली ऑन सॉर्टेड लिस्ट। हमेशा याद रखना बाइनरी सर्च आपकी किस पे काम करती है, सॉर्टेड लिस्ट पे। इसमें ऑलरेडी आपके एलिमेंट सॉर्टेड ही होंगे पहले से। Hence, to search an element into some list using the binary search technique, we must ensure that the list is sorted. लिस्ट हमेशा सॉर्टेड होनी चाहिए, अगर लिस्ट सॉर्टेड नहीं है तो आप उसमें बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते हैं।
बाइनरी सर्च फॉलो द डिवाइड एंड कॉन्क्वर अप्रोच फॉलो करती है, मतलब आपका जो भी एरे होगा पहले आप उसको डिवाइड करोगे, फिर उसमें सर्च करोगे, फिर एट लास्ट वापस से मिला दोगे, तो हम उसको बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्क्वर। दो चीजें हमेशा याद रखना जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि आपकी बाइनरी सर्च एक तो डिवाइड एंड कॉन्क्वर पे काम करती है, एंड दूसरी ये जब ही काम कर सकती है जब आपकी लिस्ट सॉर्टेड है, वरना ये काम नहीं करेगी। In which the list is divided into two halves, आपकी लिस्ट दो halves में डिवाइड होनी चाहिए, and the item is compared with the middle element of the list. If the match is found, then the location of the middle element is written. Otherwise, we search into either of the halves depending upon the result produced through the match. Binary search can be implemented on sorted elements. If the lists are not arranged in sorted manner, we have to first sort them. मतलब वही है in short, सबसे पहला फंडा कि अगर आपको बाइनरी सर्च लगानी है तो आपकी लिस्ट सॉर्टेड होनी चाहिए। अगर लिस्ट सॉर्टेड नहीं है तो आप पहले उसको सॉर्टेड करेंगे, एंड ये डिवाइड एंड कॉन्क्वर पे करते हो। कैसे काम करती है वो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका 10, 11, 2, 6, 5 है, एंड मुझे एलिमेंट सर्च करना है अपना 2, तो मैं ना स्टार्टिंग का एलिमेंट और लास्ट का एलिमेंट का मिड निकालूंगी। मिड क्या होता है बेसिकली, स्टार्टिंग एलिमेंट फर्स्ट लास्ट एलिमेंट डिवाइडेड बाई 2, मैं मिड निकालूंगी। देखो अभी मैं पहले बता रही हूँ ये ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच नहीं है, ठीक है। ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच हम बाद में बात कर लेंगे, अभी मेरा मेन फंडा ये है, आपसे आपसे एग्जाम्स में भी नहीं पूछा जाएगा कि कैसे काम करे, कैसे फंक्शनैलिटी एंड ऑल है, बट हाँ स्टिल आपको पता होना चाहिए कि कैसे फंक्शनैलिटी है। तो जो भी आप कह रहे होगा आप उसका मिड निकालोगे, और मिड निकालने का क्या है, स्टार्टिंग प्लस लास्ट। तो स्टार्टिंग आपका क्या है 10 प्लस 5 बाई 2। अब ये नहीं करना है, 10 प्लस 5 नहीं करना है, इसलिए जान मुश्किल का आपको इसके इंडेक्स का करना है। हमें एट लास्ट रिटर्न क्या करके देना होता है, इंडेक्स, ठीक है। तो हमने पहले वाले इंडेक्स है 0 और लास्ट का है 4, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा मिड। तो अब हम देखेंगे 2 पे क्या हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, जी हाँ हमें तो 2 ही चाहिए, तब मिल गया आंसर। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 2। और अगर हमें आंसर मैच नहीं करता है तो हम क्या रिटर्न करते हैं, -1। एंड फॉर सपोज अगर मुझे 6 चाहिए होता, जब मैं देखती 2 आया है, अब मैं ये देखती कि जो हमारे 2 आया है क्या वो इधर लाई करेगा या इधर, मैं देखा इधर तो लाई नहीं करेगा, तो मैं साफ बोल दूंगी कि ये वाला पार्ट सर्च ही नहीं करना, अब मैं इसमें सर्च करूंगी। तो मेरा फिर मैं इधर मिड निकालती, मैं बोलती 3 + 4 2, क्या आ जाता है 7/2, यानी कि क्या आ जाता है थर्ड। मैं क्या बोलती, थर्ड इंडेक्स पर। देखो मेरा आंसर भी किस पे, थर्ड इंडेक्स पे। चीज समझ आ रही होंगी, इतनी टफ नहीं है आई होप, ठीक है। अगर नहीं आई कोई नहीं, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ एक बार बहुत अच्छे से, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9 मुझे सर्च करने 8th एलिमेंट। मैं इसको इंडेक्स को डिफाइन करने के लिए दूसरा वो ले लेती हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, ये मेरा इंडेक्स है, ठीक है। अब मैं इंडेक्स को यहाँ पे हम निकालेंगे, मिड तो निकालेंगे बट हम इंडेक्स का निकालेंगे, ठीक है। हमने इंडेक्स करा 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 2। अब हमने देखा 2 पे वैल्यू आ रही है 7, हमें तो 8 चाहिए, यानी कि हमारी 8 बड़ी है, तो यानी कि हम इस पार्ट ऑफ एरे तो देखेंगे नहीं, अब हम सिर्फ इसमें देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट एरे बन जाता है ये, जिसकी इंडेक्स वैल्यू है 3 और 4। अब हम फिर से मिड निकालेंगे, 3 और 4 कितना होते हैं, 5 से 7, 8/2 विच इज 4। अब हमने देखा क्या 4 है हमारा आंसर, जो 9 निकालना, मैंने कहा नहीं है, तो क्या बचा हमारा आंसर 8, तो यानी कि हमारा इंडेक्स क्या हो जाएगा 3। समझ आ गए होंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा वन शॉट चल रहा है, ठीक है। मैं जब प्लेलिस्ट मैंने जब आपको इसमें पढ़ाया था प्लेलिस्ट में, तो वहाँ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, तो मैं ये चीज मान ही नहीं सकती कि आपको चीज समझ नहीं आई होगी, ठीक है। तो ये मैं मान के चल रही हूँ, ओके। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा बाइनरी सर्च हो गया, अब हम बात करते हैं अपने बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट क्या होता है, बबल सॉर्ट इज अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम, बहुत ज्यादा सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो वर्क्स करती है बाय कंपेयरिंग द एडजेसेंट एलिमेंट। जो आपका एलिमेंट दे रखा है उसको लिस्ट में कंपेयर करती है बराबर वाले एलिमेंट से, अगर छोटा है तो स्वैप कर दो, अगर नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। देखो अभी आपको थ्योरी समझ नहीं आ रही होगी, मैं डायरेक्टली ना आपको इम्प्लीमेंटेशन दे रही हूँ, एग्जाम्पल करके दिखा रही हूँ, तो वो चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। इट इज एन इन प्लेस एंड स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो कि आपका ये इन प्लेस और स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बबल सॉर्ट आपका कैसा एल्गोरिथम है, तो आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ये वाली चीजें, ठीक है। दैट कैन सॉर्ट आइटम्स इन अ डेटा स्ट्रक्चर सच एज एरे एंड लिंक्ड लिस्ट। अब हम देखते हैं बबल सॉर्ट कैसे काम करेगा, फालतू भी बकवास नहीं करते। ठीक है, हमारे यहाँ पे पासेस बनते हैं, पास मतलब
पास आपके वो होते हैं जब आपके एक बार जैसे यहाँ से मैंने शुरू किया और यहाँ तक पहुंच गई, तो वो हमारा पहला पास। ठीक है, हमने सबसे पहले 5 वाले एलिमेंट को देखा, क्या हमने देखा क्या ये दोनों सही है, मतलब छोटे बड़ा सही है ना। मैं कहा, तो मैं कहा मैंने एग्जैक्टली ऐसे ही लिख दूंगी। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे आ गया एलिमेंट, फिर मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, मैं कहा ये भी ठीक है, तो मैं कहा ठीक है मैं इन दोनों को भी ऐसे लिख देती हूँ। फिर मैं आगे इस पे अब इन दोनों को देखा, मैं कहा नहीं 2 छोटा है 10 बड़ा है, 2 इधर आएगा। अब मैं स्वैप कर रही हूँ पोजीशन, ध्यान से समझना, समझ आ जाएगा। अब मेरा यहाँ पे आ गया, अब मैंने इन दोनों को देखा, मैं कहा नहीं ये फिर छोटा है, तो मैंने फिर से स्वैपिंग करा। अब मैं आ गई यहाँ पे, मैंने 3 से कंपेयर किया, मैं कहा नहीं फिर छोटा है, फिर स्वैप किया 6 2 4 3 10। अब मैं लास्ट एलिमेंट पे पहुंच गई, मैंने शुरू इधर से किया था, लास्ट एलिमेंट पे पहुंच गई, तो ये मेरा क्या हो गया, पहला पास हो गया। अब मैं जाऊंगी अपने सेकंड पास पे, और ये मैं जब तक करती रहूंगी जब तक कि मेरा एरे सॉर्ट नहीं हो जाएगा, मतलब छोटे से बड़ा नहीं हो जाएगा, जब तक मैं एक चीज करती डोलूंगी। मैंने करा 5 6 2 4 3 10, और मैं वही एरे लिखूंगी जो मेरा लास्ट रिजल्ट आया होगा, स्टार्टिंग वाला एरे में जो मेरा लास्ट रिजल्ट आया होगा वही लिखूंगी। अब मैंने फिर 5 6 का कंपेयर किया, मैं कहा ये तो ठीक है, मैंने एज इट इज लिख दिया। अब मैंने 6 और 2 का किया, मैं कहा नहीं ये तो गड़बड़ है, छोटा है, फिर स्वैप कर दिया मैंने ये। अब मैंने 6 का 4 से किया, मैं कहा ये तो फिर छोटा है, फिर मैंने स्वैप कर दिया, सॉरी 4 6 3 10। अब मैं 6 पाई, फिर मैंने देखा छोटा है, मैंने फिर स्वैप कर दिया 3 6 10। अब मैंने देखा ये दोनों तो सही है, तो मैंने इसको एज इट इज रख दिया। अब भैया हमारा पास 2 खत्म। अब मैं फिर पास 3 कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा अभी एरे सॉर्ट ही नहीं हुआ है। अब मैं वही रिजल्ट लिख रही हूँ जो मेरा पास 2 में आया था। ठीक है, अब मैंने फिर इन दोनों को कंपेयर किया, मैं कह नहीं ये तो छोटा है, फिर मैंने इधर लिख दिया। अब मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, मैं कहा नहीं ये तो फिर छोटा है, फिर मैंने ऐसे लिख दिया। फिर मैंने इन दोनों को कंपेयर, मैं कहा नहीं ये तो अभी भी छोटा है, फिर मैंने ऐसे लिख दिया। फिर मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, मैं कहा नहीं ये तो ठीक है, तो मैंने एज इट इज लिख दिया। फिर मैंने इन दोनों को देखा, मैं कहा नहीं ये भी ठीक है, मैंने एज इट इज लिख दिया। क्या मेरा एरे अभी भी सॉर्ट हुआ है? नहीं, मेरा 3 और 4 तो करेक्ट पोजीशन पे नहीं आया, यानी कि एक और एरे बनेगा, एक और पास बनेगा। मैंने लिखा पास 4, मैंने वो ही लिखा जो मेरा पास 3 में आया था रिजल्ट। अब मैंने सबसे पहले 2 और 4, मैं कहा ये तो ठीक है, मैंने 2 और 4 3 5 6 10 सेम लिखा। अब मैंने देखा 4 और 3, मैं कहा नहीं ये तो गड़बड़ है, फिर मैंने लिखा 2 3 4 5 6 10। अब आप आगे देखोगे तो सेम रिजल्ट आएगा जो अब मेरा आया है। ये हो रहा है मेरा बबल सॉर्ट, ये जो मैंने पूरी प्रोसेस करी है ये करी है मैंने बबल सॉर्ट की, और जो मेरा एल्गोरिथम सॉर्ट करके आया है वो ये आया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट उस पे। नेक्स्ट है हमारे इंसर्शन सॉर्ट। अब हम देखेंगे कि हमारा इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है। Insertion sort is an algorithm which is used to sort a collection of element in an ascending or a descending order। देखो अगर कहीं भी सॉर्ट आ रहा है तो समझ जाओ आपके एलिमेंट सॉर्ट होने हैं, चाहे तो वो असेंडिंग में होंगे या फिर वो डिसेंडिंग में होंगे। द बेसिक आइडिया बिहाइंड द एल्गोरिथम इज टू डिवाइड द लिस्ट इन 2 पार्ट्स। यहाँ पे आपकी जो लिस्ट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, पहला तो सॉर्टेड होगा और दूसरा होगा आपका अनसॉर्टेड पार्ट। इनिशियली जो सॉर्टेड पार्ट होता है उसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है लिस्ट का, बाकी सारे हमारे अनसॉर्टेड पार्ट होते हैं। एल्गोरिथम आइट्रेट करती है, हर एक अनसॉर्टेड पार्ट से एक एक आइटम को आइट्रेट करेगी और फिर उसको अपनी करेक्ट पोजीशन पे लाके रख देगी। अब ये जो एल्गोरिथम है ये कंपेयर करती है हमारे करंट एलिमेंट को सारे सॉर्टेड एलिमेंट से जो हमारे राइट मोस्ट एलिमेंट पे होता है। देखो ये जो थ्योरी है ये आप खुद पढ़ना, ये थ्योरी मैंने आपके लिए लिखी, अगर एग्जाम्स में आए तो आप अपनी ये वाली थ्योरी लिख सकते हो, वहां पे कोई इशू नहीं होगा। मैं डायरेक्ट आपको ना वो चीज वो करके बताती हूँ कि क्या है। ठीक है, तो वो चीज आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये थ्योरी दिस इज फॉर यू, दिस इज योर होमवर्क काइंड, कि आप थ्योरी खुद पढ़ोगे। ठीक है, ठीक है, मैंने सिंपल से ही ले लिया। यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हम उसको मान के चलते हैं सॉर्टेड, एंड बाकी सारे जो होते हैं हमारे अनसॉर्टेड होते हैं। तो हम सॉर्टेड वाले को पहले कंपेयर करेंगे। ठीक है, कि हमारा सॉर्टेड वाला एलिमेंट कौन सा है। हमने बोला 5 है 2 है, तो हमने इससे कंपेयर किया, नहीं यार ये तो हमारा छोटा है, हम स्वैप कर देंगे। ठीक है, अब हमारा सॉर्टेड वाला पार्ट क्या बन जाएगा, अब हमारा ये वाला आ जाएगा हमारा नेक्स्ट, एंड बाकी हमारे ये सब कुछ आ जाएंगे। ये हमारा अनसॉर्टेड, अब हमारा जो सॉर्टेड है वो इधर आ गया।
अब हमने इन दोनों में कंपेयर किया, मैं कहा नहीं ये भी फिर स्वैप होगा, तो मैंने किया स्वैप। अब हमारा अनसॉर्टेड ये बन गया, अब हमारी यहाँ पे आ गया वो। अब मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, मैं कहा नहीं फिर से स्वैप, तो मैंने फिर से स्वैप करा, अब हमारा बन गया ये। मैं कहा ये तो ठीक है, तो मैंने एज इट इज रख दिया। बट आप देख रहे हो कि अभी भी हमारा सॉर्ट नहीं हुआ, फिर से हम वो रिपीट करेंगे, फिर हमारा यहाँ से शुरू होगा और फिर हम इसको करेंगे सेम जैसे हमने वो करा। मैंने कहा 2 और 3, मैंने कहा सही पोजीशन है, एज इट इज रख दीजिए। मैंने कहा 3 और 1 में देखना है अब हमें, मैं कहा नहीं छोटा है, तो हमने 1 3 ऐसे रख दिया। अब 5 और 10, मैंने कहा ये तो आगे सेम ही जाएंगे, तो हम नहीं कर रहे। अब हमारा आता है 2 1 3 5 10। अब मैंने फिर से ये हो गया, हम इसको बाकी से देखेंगे, मैंने कहा 2 और 1 तो छोटा है, मैंने कहा 1 2 3 5 10, एंड यू नो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा हो जाएगा सॉर्टेड पार्ट। मैंने आपको मेन आइडिया बता दिया उसके पीछे का कि कैसे आप अपने एलिमेंट्स को सॉर्ट करोगे। तो ये जो हमारी एल्गोरिथम होती है, ये हमारी क्या होती है, हमारी इंसर्शन सॉर्ट होती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी किस बारे में बात की जा रही है, एंड जो थ्योरी है वो आपकी खुद की पढ़ने के लिए मैंने होमवर्क दिया है, ठीक है। लास्ट हम अपने पढ़ते हैं विच इज अ सिलेक्शन सॉर्ट, एंड आई थिंक सिलेक्शन सॉर्ट के बाद हमारा कुछ भी नहीं है। तो यस, सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, इन सिलेक्शन सॉर्ट द स्मॉलेस्ट वैल्यू अमंग द अनसॉर्टेड एलिमेंट्स ऑफ द एरे इज सेलेक्टेड इन एवरी पास एंड इंसर्टेड इट टू एप्रोप्रिएट पोजीशन। सबसे पहली बात ये हमारी इन प्लेस होती है, याद रखनी है ये वाली, ठीक है। एंड अगेन दिस थ्योरी इज फॉर यू गाइस, होमवर्क है, आप खुद पढ़ोगे, एंड कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछेंगे कमेंट सेक्शन में, आप भरपूर पूछिए, मैं आपको उस चीज का रिस्पॉन्स दूंगी। मैं डायरेक्ट आपको एल्गोरिथम समझाती हूँ, क्योंकि एल्गोरिथम हर कोई नहीं समझा देता है, थ्योरी तो आप बुक से भी पढ़ लेते, फिर आप वीडियो लेक्चर्स में क्यों आए, तो मेन आप थ्योरी तो पढ़ ही लोगे ना, तो मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा यही है, इसमें क्या होता है, हमने पहला एलिमेंट चूज किया, अब हम इसमें पूरे एरे में देखते सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 0। हम जो पहला एलिमेंट होता है हम उसको 0 से कंपेयर करते, छोटा है, मैं कहा तो तुरंत स्वैप कर दो, ये आ गया। अब क्या होगा, हमारा एक नंबर आगे बढ़ जाता है, वो है 2। हमारे पहले ये था, अब हमारे यहाँ पे आ गया 2। अब हम ये चेक करेंगे, अब 2 में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, इसको हटा देंगे, ये तो हमारा सॉर्ट हो चुका है, अब इनमें देखा जाएगा कौन सा है सबसे छोटा, 1, तो मैं बोलूंगी तुरंत स्वैप कर दो, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आ गए, अब मैं बोलूंगी कि इन दो में सबसे छोटा कौन सा है, उससे स्वैप, मैंने कहा 5, तुरंत स्वैप हो जाएगी चीज, एंड एट लास्ट में हमारा सॉर्टेड हो ही गया। तो ये होती है हमारी सिलेक्शन सॉर्ट। आप देख रहे होंगे कितनी कितनी ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे बस यही है कि आपको अपना एक स्टार्टिंग के एरे का पकड़ना है और उसको मिनिमम वाले वैल्यू से स्वैप करना है कंपेयर करके। आई होप अब आपको समझ में आ गए होंगे, एंड जो भी थ्योरी मैंने आपको दी है, किस किस की मैंने आपको दी है थ्योरी, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट की एंड इंसर्शन सॉर्ट की। तो मेक श्योर आप होमवर्क से वो पढ़ेंगे, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, मैंने आपको एल्गोरिथम बता दिया, ठीक है। तो यस, इसी के साथ हमारा खत्म होता है ये हमारे यूनिट 4 की प्यारी सी वन शॉट। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, बट अगर आपको कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। मैं वहां पे आपका जेन्युइनली अच्छे से आंसर करूंगी जो भी आपकी क्वेरी होगी। अब हमारा सिर्फ एक वन शॉट बचा है, विच इज अ यूनिट 5 वन शॉट। आई होप आप उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, बहुत जल्दी वो भी आपको विद इन 2-3 डेज में वो आ जाएगा। एंड इफ यू गाइज डाउनलोड कर सकते हो आप पीडीएफ नोट, जो कि टेलीग्राम पे मिलेंगे। मेक श्योर आप हमारी सारी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, और हर जगह प्लीज सब्सक्राइब वगैरह फॉलो वगैरह कर लेना, जिससे जो भी नए नए नोटिफिकेशन होंगे तो तुरंत आपके पास आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट यूनिट 5 के वन शॉट में। टिल देन कीप लर्निंग, एंड इफ गाइज यू हैव एनी डाउट तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।